हाँ जी दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, कैसे 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 हो ऑल माय सीएमए इंटर के फ्रेंड्स। आई होप दोस्तों बहुत ताबर तरीके से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे हो। एंड मैं ये भी बता दूं गाइस कि हम भी बहुत अच्छे, एंड आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। एंड गाइस मैं आपके लिए ये भाई आपके लिए एक नया और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया है, जैसे आपको मैंने प्रॉमिस किया था। ताकि भाई है ना, तो क्या बोलते हैं हम लोग, भाई है तो पॉसिबल है दोस्तों। तो दोस्तों क्यों ना आप लोग रेडी हो जाओ एंड मेरे साथ और एक ताबड़तोड़, एक बहुत इजी वाला एएस मेरे साथ कवर करो, जहां पे आपको 5 मार्क का क्वेश्चन तो गारंटेड मिलने वाला है। तो क्यों ना इस एएस को और थोड़ा पेश करें एंड अपने प्रिपरेशन को और थोड़ा ताबड़तोड़ मजबूती से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आगे लेके जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट our super pack scribble revision of the accounting standard 12 related to the government grant, that is called G square दोस्तों। 3, 2, 1 दोस्तों लेट्स स्टार्ट। सुनिए, अपन लोग पढ़ने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 गवर्नमेंट ग्रांट, जिसको आप लोग शॉर्ट्स में बोलोगे क्या, जी स्क्वायर। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट भैया, ये रिविजन अगर आप देख रहे हो तो मुन्ना बिना सब्सक्राइब और लाइक के मत जाना, प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन है, आप लोगों को आगे लेके जाने के लिए सबसे बड़ा एक रिविजन है दोस्तों। एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चलो दोस्तों फटाफट। सो सबसे पहले गवर्नमेंट कौन होते हैं? गवर्नमेंट वो होते हैं जैसे कि मान के चलो कोई स्टेट गवर्नमेंट हो गया, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, या तो कोई लोकल बॉडी हो गया जैसे कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट, लोकल स्टेट गवर्नमेंट, या तो लोकल के गवर्नमेंट जो है, या तो आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या तो आप बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट, इनसे क्या मिलता है, कोई ग्रांट। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड तो बात हो चुका भैया। अब ग्रांट क्या होता है ये तो बताओ। सबसे पहले ग्रांट, ग्रांट कुछ नहीं होता है। मान के चलो आपको अगर कोई मुफ्त में कोई भी चीज दे दिया तो आपको कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा बोलो तो आप। वैसे ही अगर आपको कोई भी चीज गवर्नमेंट से आपके फैक्ट्री सेटअप करने, या तो आपके बिजनेस में कोई भी नया मशीन खरीदने में, या तो आपको कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहा है ताकि आप एक काम करो, एक जमीन खरीद लो। तो आपको अगर आपके बिजनेस में रन करने के लिए, या तो आपके बिजनेस में एसेट खरीदने के लिए, या तो आपके बिजनेस में कोई भी असिस्टेंट जिससे आप बिजनेस को अच्छे से रन कर पाओ, तो ये सब चीज के लिए अगर आपको कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड करते, कौन, अरे मोदी जी ने। तो अगर मोदी जी ये सब प्रोवाइड आपको करते, वो भी पैसे से, ठीक है, या तो कोई एसेट देके, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे भैया, उसको बोलेंगे ग्रांट। क्या बोलेंगे भैया, ग्रांट बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट इन कैश और काइंड। मतलब मोदी जी बोलते हैं आपको पैसा भी देंगे, लेकिन अगर पैसा नहीं लोगे तो 2 एकड़ जमीन आपको दे देंगे। तो भैया जमीन भी आपको दे सकते हैं, तो कोई एसेट दे सकते हैं, या तो आपको कैश भी प्रोवाइड कर सकता है। फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, समझ लो अच्छे से ये क्या पोर्शन है। देखो, मोदी जी तो ऐसे तुमको फ्री में कुछ नहीं देगा, बोलते हैं मेक इन इंडिया, लेकिन करवाएगा तुमको काम। तो तुमने कुछ ना कुछ तो पास्ट में किया होगा, या तो तुम कुछ ना कुछ फ्यूचर में कंप्लायंस करोगे। ये वादा रहा, ये वादा रहा, किससे वादा रहा है, डेफिनेटली किससे, मोदी जी से। अरे ऐश्वर्या राय से नहीं, अक्षय कुमार ने जो किया था, ठीक है, खाकी में, नहीं नहीं, वो बात नहीं। सुनो ना मुन्ना, तो मोदी जी को आपने वादा किया कि मोदी जी मैंने देखो आपसे पैसा तो ले रहा हूं, लेकिन फ्यूचर में जरूर मैं कंप्लायंस करूंगा, ये आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। अब क्या कंप्लायंस है, क्या टर्म्स है, क्या कंडीशन है, सुनो अच्छे से। सबसे पहले जैसे मान के चलो मोदी जी ने आपको पैसा दिया और बोले तुम्हें काम करना जहां पे 200 से 300 लोग रहते हैं, ऐसा कोई बैकवर्ड एरिया में जाओ, जहां पे जाके आप फैक्ट्री ओपन करो, और फैक्ट्री ओपन करके लोगों को काम दो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ। आप प्रोडक्शन करो, उसको मार्केट में सेल करो, लेकिन आप एम्प्लॉयमेंट भी करो, क्योंकि वहां पे जो लोग है, जहां पे 200-300 लोग रहते हैं, जो इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड एरिया, या तो गवर्नमेंट नोटिफाइड एरिया, जहां पे लोगों के पास वो सारे बेनिफिट्स नहीं होते जो एक्चुअली सिटी या अर्बन एरियाज में होते, या तो रूरल एरियाज में कभी कभार होते। लेकिन अगर आप बैकवर्ड एरिया में जाके, जहां पे आपका 200-300 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है, ठीक है, फाका है, वो भी 100-200 लोग ही रहते हैं, तो अगर उस एरिया में जाके आप अगर फैक्ट्री सेटअप करते हो, या तो मशीन खरीदते हो और उससे अपना कोई फैक्ट्री या तो प्रोडक्शन करते हो, तो मुन्ना क्या ही बात, मोदी जी बोलेंगे मुन्ना तेरे को मैं ग्रांट दूंगा, लेकिन प्रॉमिस करना कि तू वो पैसा फैक्ट्री सेट में ही लगाएगा। ऐसा नहीं होगा पैसा लेके स्विट्जरलैंड चला गया घूमने के लिए, पैसा लेके चला गया मॉरिशस में, टैक्स सेवन कंट्रीज, ऐसे मत करना मुन्ना। बेनिफिट तुझको देंगे, तुझे कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, ये आप वादा करोगे किसे, मोदी जी से, ठीक है। सुनो मुन्ना, अब देखो, ये तो समझ में आ गया कि भैया सिंपल सा बात है, कोई गवर्नमेंट आपको असिस्टेंस देगा, हेल्प करेगा आपको कैश में या तो काइंड में। कैश दे सकते हैं तो मैंने आपको बोला मशीन, या तो जमीन आपको दे सकते हैं, ठीक है। फॉर पास्ट, पास्ट में आपने कोई भला काम किया था,
या तो फ्यूचर में कोई भला काम करने वाले हो, ये सब टर्म्स कंडीशन आप अगर सेटिस्फाई कर लोगे तो मुन्ना आपको ग्रांट मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते। एज 12 जो है ये कौन सा केसेस में डील नहीं करता है। सुनो, एज 12 एप्लीकेबल नहीं होगा अगर ग्रांट आपको मिलता है बाय वे ऑफ टैक्स हॉलीडे इन बैकवर्ड एरिया। कभी कभार क्या होता है टैक्स हॉलीडे का होता है, मैं बता देता हूं। जैसे मान के चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भैया देखो सब कोई लोग टैक्स तो भरते हैं, तो हम लोग ना कंपनीज को जैन एंड फेब ये दोनों महीना का मतलब मान के चलो जैन 26 जो आने वाला है या तो आपका एंड फेब 26, तो जैन एंड फेब्रुवरी 26 ये जो मंथ आने वाला है इसमें भैया किसी को टैक्स पेमेंट नहीं करना है। सबको मोदी जी ने छूट दे दिया, बोले चलो किसी को टैक्स नहीं पेमेंट करना है। लेकिन कौन टैक्स नहीं पेमेंट करेगा? जो बैकवर्ड एरिया में बिजनेस करेगा, क्योंकि ऐसे ही बैकवर्ड एरिया में बिजनेस करने से तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज यू हैव टू कम टू द अर्बन या तो कम टू द सिटी एरिया टू सेल योर प्रोडक्ट, या तो आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट गिव यू सम टैक्स हॉलीडे, मतलब वो दोनों पीरियड में आप जितना भी सेल करोगे उसको माइनस कर देना टोटल सेल से, आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जो भी सेल होगा उसे मतलब 2 महीने का उससे टोटल सेल से माइनस कर देना, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आपका आएगा आप उसके ऊपर टैक्स देना। याद रखना जो 2 महीने का मैंने आपको बोला कि कुछ भी नहीं, जस्ट एंजॉय करो, वो 2 महीने का जो सेल होगा जो इनकम होगा वो एंजॉय करो, तो उसको हम लोग बोलते हैं भैया टैक्स हॉलीडे, मतलब आपको छुट्टी दे दिया है। किससे? टैक्स से छुट्टी दे दिया कोई स्पेसिफिक पीरियड का, या तो टैक्स एग्जेम्पशन कर दिया गवर्नमेंट ने कोई नोटिफाइड एरिया। गवर्नमेंट बहुत सारे एरियाज को नोटिफाइड करते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पे लोग खा नहीं पाते पी नहीं पाते कि ठीक है, तो उस एरियाज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते भाई वो नोटिफाइड एरिया है, वहां पे अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो उससे जो इनकम आएगा उसको हम टैक्स एग्जेम्पशन कर देंगे। मान के चलो जम्मू कश्मीर कोई वो एरिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे कुछ इनकम आ रहा है ना उस कंपनी को, तो वो इनकम को टैक्स एग्जेम्पशन कर देगा। कौन कर देगा? मोदी जी कर देगा। बढ़िया भैया, समझ में आ गया। तो सबसे पहले ग्रांट बाय वे ऑफ टैक्स हॉलीडे, या तो अगर टैक्स एग्जेम्पशन हमको दे दिया नोटिफाइड एरिया में तो मुन्ना आपको एज 12 एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन एज ओनर ऑफ द एंटिटी, मतलब गवर्नमेंट ने आपके इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर मोदी जी को पसंद है आपके कंपनी और बोला मुन्ना मुझे ना कुछ 5 लाख शेयर दे दे, उसके बदले मैं तेरे को पैसा दूंगा लेकिन मुझे तेरे कंपनी का शेयर चाहिए, तो याद रखना आज से अगर गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करते इक्विटी शेयर ऑफ योर कंपनी, उसको भी हम लोग एज 12 में ग्रांट नहीं मानेंगे, क्योंकि वो ग्रांट नहीं है, वो आपके कंपनी में इन्वेस्टर्स है। इन्वेस्टर सेपरेट थिंग, ग्रांट सेपरेट थिंग। लोग इन्वेस्टमेंट करते कुछ रिटर्न के लिए, मुन्ना याद रखना, इन्वेस्टमेंट लोग करते कुछ रिटर्न के लिए एंड लोग ग्रांट देते एज ए डोनेशन, ताकि आप उसको लेके अपना बेनिफिट उठा पाओ। मतलब गवर्नमेंट को कोई भी बेनिफिट नहीं चाहिए, गवर्नमेंट आपको पैसा दे रहा है या तो ऐसे दे रहा है, आप उससे अपना बिजनेस को रन करो, सबका भला करो, दैट्स ऑल। समझ में आया? तो 2 केस भैया, एज 12 में ग्रांट टैक्स हॉलीडे में एप्लीकेबल नहीं होगा, टैक्स एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगा, जो भी नोटिफाइड एरिया में होगा, एंड अगर गवर्नमेंट आपके कंपनी में इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते तो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आ जाओ मुन्ना सेकंड केस में, रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो भैया जी स्क्वायर को रिकॉर्ड कैसे करोगे? आज से जी स्क्वायर बोला गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है, तो भैया ये जी स्क्वायर को रिकॉर्ड कैसे करोगे? सुनो, रिकॉग्निशन करने के लिए हमको 2 चीज का कंडीशन फुलफिल करना है। 2 कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव फुलफिल दिस 2 कंडीशन देन वी कैन से भाई तुमको जो ग्रांट मिल रहा है ना इसको तुम अकाउंट्स में लिख लो भैया, ऐसे करके लिख लो मुन्ना, अकाउंट्स में ऐसे ऐसे करके लिख लो, ठीक है। लेकिन क्या क्या कंडीशन है सुनो अच्छे से। एंटिटी विल कंप्लाई विथ ऑल अटैच्ड कंडीशन फॉर ग्रांट। ग्रांट मिलने का जो भी कंडीशन आपको दिया था मोदी जी ने वो सबको आपको अटैच्ड है, मतलब सब चीज आपको अटैच्ड है और आपको ये फुलफिल करने पड़ेंगे। प्लस मतलब एडिशन है, ऐसा नहीं और है एडिशन। और क्या कंडीशन? अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ द ग्रांट इज सर्टेन एंड ग्रांट विल बी रिसीव्ड। मतलब मुन्ना कि आपको मोदी जी ने चिट्ठी दे दिया है कि भैया ये कंडीशन है, तुमको 5 तारीख तक ग्रांट मिल जाएगा, 5 दिसंबर तक तुमको ग्रांट मिल जाएगा। तो तुम्हारे पास अगर सर्टेनिटी है कि तुमको ग्रांट मिलने वाला है या तो तुमको ग्रांट मिल चुका है तो भाई उसको रिकॉर्ड कर लो, तो इसको रिकॉर्ड कर लो। ग्रांट इज रिसीव या तो ग्रांट टू रिसीव या तो सर्टेनिटी है कि आपको मिलने ही वाला एकदम 100%। लिख लो मुन्ना, बुक्स में लिख लो उसको, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। प्रूडेंस कहता है, याद है ना प्रूडेंस में मैं बताया था AS1 जब करवाया था, प्रूडेंस सेज ऑलवेज एंटिसिपेट लॉस नेवर एंटिसिपेट द प्रॉफिट। वही कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए सर्टेनिटी देख के हम लोग रेवेन्यू को बुक कर सकते हैं एज ए ग्रांट। मुन्ना क्लियर है? 2 कंडीशन भैया। नंबर 1 कंडीशन ऑफ द ग्रांट इज अटैच्ड एंड यू हैव टू फुलफिल इट। प्लस ग्रांट मिलने का जो सर्टेनिटी है वो एकदम एग्जिस्ट करता है या तो आपको मिल चुका है। बढ़िया, अब इधर आ जाओ। व्हेन ग्रांट कैन नॉट बी रीजनेबली वैल्यूड इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एज 12। अब क्या होता है मुन्ना सुनो, कभी कभार ग्रांट आपको ना मिलता है लेकिन आप उसका वैल्यू नहीं पता। अरे भाई जो चीज का वैल्यू नहीं पता अकाउंट्स तो समझता ही नहीं। अकाउंट्स तो ट्रांजैक्शन को मॉनिटरी टर्म से समझता है
और आप जब बुक्स में लिखोगे कि ग्रांट है तो ग्रांट का वैल्यू होना चाहिए। बिना वैल्यू का कैसे अकाउंट्स रिकॉर्ड करता है, अकाउंट्स कैसे उसको समझेगा कि वो आपकी इनकम है। तो ग्रांट को आपको बुक्स में लिखना है, लेकिन उसका वैल्यू होना चाहिए। अगर वैल्यू नहीं है तो एज 12 से उसको निकाल देना है, ऐसे छाड़ देना उसको। ठीक है, बढ़िया, क्लियर। अब आ जाओ एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी बने। ठीक है, एक्स लिमिटेड हैज होटल इन शिमला। शिमला में एक्स लिमिटेड का होटल है। ठीक है, रोड्स आर नॉट इन गुड कंडीशन इन करेंट ईयर, गवर्नमेंट लेट द रोड। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या किया, लेट द मतलब लेट मतलब मेक कर दिया, बना दिया, गवर्नमेंट ने रोड को कंस्ट्रक्ट कर दिया। फॉर दिस टूरिस्ट स्टार्टेड विजिटिंग द प्लेस। अब तो बढ़िया जम के एकदम पूरा शिमला बन गया अच्छे से। अब क्या हुआ, जो होटल थे उनका जितना इनकम था वो 1.5 गुना बढ़ गया। पहले अगर 100 होता था, अभी 150 हो रहा है। ठीक है, वेदर दिस इज गवर्नमेंट असिस्टेंट एज पर एज 12। सबसे पहले तो मुन्ना समझो ये क्वेश्चन में, क्या गवर्नमेंट ने एक्स लिमिटेड को बेनिफिट दिया? क्या गवर्नमेंट ने एक्स लिमिटेड को बेनिफिट दिया? सबसे पहले समझो व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, गवर्नमेंट ग्रांट। और ये ग्रांट किसको मिलता है? कोई स्पेसिफिक एंटिटीज को मिलता है। जैसे आपके तरह मेरे तरह कोई इंडिविजुअल्स को नहीं मिलेगा, वो स्पेसिफिक कोई कंपनी को मिलेगा, और वो भी कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने के बाद। तो भैया अगर सबको बेनिफिट्स होता है, अगर सबको बेनिफिट्स होता है तो ग्रांट नहीं बोलेंगे, वो तो नॉर्मली सबके लिए भला है। जनता जनार्दन, वो जनता जनार्दन के लिए, वो थोड़ी ना एक्स लिमिटेड के लिए, थोड़ी ना वो वाई लिमिटेड के लिए, कोई कंपनी के लिए नहीं है, वो जनता जनार्दन के लिए। तो भैया देखो, शिमला का जो रोड था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना दिया, क्योंकि भाई अच्छा रोड नहीं होगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, और मे बी लोगों को अच्छे से वो चल नहीं पाएंगे, बर्फ गिरेगा। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट लेट द रोड। तो इसके लिए एक मिनट का भला हुआ इन द फॉर्म ऑफ इनकम ग्रो, क्योंकि लोग ज्यादा जाने लगे। तो जनता जनार्दन के लिए गवर्नमेंट ने काम किया था, एक मिनट के लिए काम नहीं किया था, तो इसको गवर्नमेंट का नहीं बोलोगे। इसको बोलना क्या बोलोगे? गवर्नमेंट का नहीं बोलोगे। इस तरीके से थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना है, सिंपल है, थोड़ा सोचोगे इजी हो जाएगा। मैं एक ही चीज को ब्रेक करते जा रहा हूं ताकि आपके लिए इजी बनते जाए दोस्तों। देखो, it is a government assistant but cannot be reliably measurable and it is neither receive in cash or neither receive kind in ex limited। एक्स लिमिटेड ने तो कुछ रिसीव नहीं, असिस्टेंस है, भला तो कर रहा है, लेकिन वो जनता जनार्दन के लिए कर रहा है। सो इट इज नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट एज पर एज 12। समझा क्या? ये एज 12 के हिसाब से गवर्नमेंट ग्रांट एकदम नहीं है। बा मुन्ना बा, एकदम क्लियर है। और दोस्तों सबसे एक चीज क्लियर कर दूं, अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स एंड आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो प्लीज आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप एक बार वहां पे जाके क्लिक करो, ज्वाइन करो और इसको भरपूर एंजॉय करो। यही पढ़ के जाओ एग्जाम में। अगर यहाँ से नहीं आया तो भैया को आके बोल देना व्हाट्सएप के थ्रू, या तो एक फोन कॉल के थ्रू दोस्तों। ठीक है, या तो आप मुझे फोन कॉल भी कर सकते हो अगर आपको कुछ भी हेल्प या गाइडेंस अभी चाहिए। आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम फॉर 24/7। ठीक है मुन्ना, आगे बढ़ते। आप आ जाओ मेन थिंग्स में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट को ट्रीट कैसे करोगे, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? दो अप्रोच होते हैं, एक होता है कैपिटल अप्रोच, एक होता है इनकम अप्रोच। क्या होता है? एक होता है कैपिटल अप्रोच, एक होता है इनकम अप्रोच। कैपिटल अप्रोच बहुत सिंपल सा चीज है। कैपिटल अप्रोच होता है, एक चीज में देखो, हियर ग्रांट मोस्टली रिसीव्ड इन इनिशियल स्टेजेस एज प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन विदाउट इनकरिंग रिलेटिंग कॉस्ट। इसका मीनिंग होता है कि भैया देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई चलो मैंने ना तेरे को एसेट दे दिया, मतलब अगर ऐसा कोई चीज आपको देखने को मिले, एसेट मिल गया आपको गवर्नमेंट से, या तो फैक्ट्री आपको बनाने के लिए पैसा दे दिया, फैक्ट्री सेट बनाने के लिए, या तो आपको कोई मशीन ही दे दिया, पूरा पूरा मशीन दे दिया, कैश वैश नहीं दिया, आपको काइंड में ही सब चीज दे दिया। या तो एसेट दे दिया, कोई भी एसेट दे दिया, लैंड वगैरह हो, या तो फैक्ट्री सेट का पूरा ही खर्चा वो दे दिया, या तो मशीन आपको पूरा दे दिया। अगर इस टाइप के कुछ भी आपको बेनिफिट्स मिलता है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, या तो आप एक स्टार्टअप हो, आप एक स्टार्टअप हो, तो स्टार्टअप में पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगा दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको एज ए स्टार्टअप आपको पूरा पैसा आपके ऊपर लगा दिया, मतलब एज ए ग्रांट दे दिया, बोले चलो मुन्ना तुमको मैं 2 करोड़ देता हूं, एंजॉय करो। तो अगर स्टार्टअप बिजनेस को सपोर्ट करता है गवर्नमेंट, या तो आपके एसेट, फैक्ट्री सेट, मशीन ये सब खरीदने में आपको पूरा हेल्प करता है, या तो आपको पूरा ही दे देता है, वो भी जीरो कॉस्ट में, फ्री में देता है, फ्री फ्री फ्री, तो उसको बोलोगे एज ए प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रोमोटर कौन होते हैं मुन्ना? आप लॉ में पढ़े हो, कंपनी एक्ट में। प्रोमोटर वो होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करता है, जो डायरेक्टर को ढूंढता है, जो फाइलिंग्स वगैरह शुरू में करता है, जो पैसा भी कंट्रीब्यूट करता है, एंड वो सब कुछ करता है। प्रोमोटर इज द ऑल राउंड प्लेयर ऑफ द कंपनी। तो अगर गवर्नमेंट आपको शुरू में इनिशियल स्टेजेस में ये सब सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है आप एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या तो बेस्ट एग्जांपल है स्टार्टअप्स को जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, वही सब प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन के नेचर में आ जाएगा। ये सब वर्ड आपको अगर दिखे तो याद रखना ये प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन की तरह ग्रांट है। अब इसका नीचे में डिटेल डिस्कशन करूंगा जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। जब भी प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन टाइप कुछ भी पैसा आपको आएगा मुन्ना,
याद रखना वो पैसा आपका कैपिटल के हिसाब से मिला है, क्या इक्विटी शेयर नहीं, कैपिटल के हिसाब से मिला है। वो जो पैसा आपको मिला है एज ए कैपिटल मिला है, तो उसको आप कैपिटल रिजर्व बोल के शो कर देना, नॉट इनकम। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो आपको पैसा दिया है आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लिया है। सोचो क्लास 11 में थोड़ा बैक जाओगे, याद आ रहा है आपको, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ऑफ ₹50,000। क्या करते थे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सेम कॉन्सेप्ट यार। क्या करोगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, सेम कॉन्सेप्ट यार। वहां पे तब बिजनेस स्टार्ट किया था आपने, यहाँ पे गवर्नमेंट आपको बिजनेस स्टार्ट करने में पैसा दे रहा है। सो दैट इज ओनली द डिफरेंस। इसको बोलते हैं प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो याद क्या रखोगे, अगर ग्रांट प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन का नेचर हुआ तो उसको कैपिटलिज्म में डायरेक्टली क्रिएट कर दोगे, दैट्स ऑल। अब इधर आ जाओ, इनकम अप्रोच। ग्रांट रिसीव बिजनेस ऑपरेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ बिजनेस आफ्टर इनकरिंग सर्टेन कॉस्ट, इसको आप पीएल स्टेटमेंट में डाल दोगे। बहुत सिंपल है। अगर आपको नॉर्मली ग्रांट मिलता है और वो आपको नॉर्मली डे टू डे ऑपरेशन ये तो वर्किंग कैपिटल के लिए मिलता है, तो आप उसको पीएल स्टेटमेंट में दिखा दो, क्योंकि वो तो डे टू डे ऑपरेशन के लिए, वो रिकरिंग कॉस्ट के लिए आपको ग्रांट मिला है। तो गवर्नमेंट से पैसा मिला है रिकरिंग कॉस्ट को इंकर करने के लिए, तो मुन्ना उसको पीएल में डाल देना, सिंपल से अप्रोच है। अब इधर आ जाओ, अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत मस्त जगह पे हम लोग आ चुके हैं अभी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में यहां से आते हैं मोस्टली आपके, ठीक है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन मॉनिटरी एज ग्रांट, एक होता है मॉनिटरी ग्रांट। मॉनिटरी ग्रांट मींस अगर आपको कैश में मिला है, मॉनिटरी ग्रांट मींस अगर आपको कैश में मिला है, एंड नॉन मॉनिटरी ग्रांट मींस आपको लैंड मिला है, बिल्डिंग मिला है, अदर एसेट्स मिला है, मतलब काइंड में मिला है। काइंड में मिले तो नॉन मॉनिटरी, कैश में मिले तो मॉनिटरी, ठीक है। अब अच्छा, सबसे पहले नॉन मॉनिटरी ग्रांट रिसीव्ड एट कंसेशनल रेट एंड रिसीव्ड एट फ्री ऑफ कॉस्ट। अब क्या है मुन्ना इसके बारे में समझना, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको पानी लगेगा। सबसे पहले सुनो अच्छे से, सबसे पहले क्या है, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं नॉन मॉनिटरी ग्रांट, जहां पे आपको इधर लैंड या तो बिल्डिंग या तो कोई फिक्स्ड एसेट आपको मिलेगा, या तो कोई दूसरे एसेट्स आपको मिलेगा। मतलब सिंपल सा बात है, अगर आपको काइंड में मिला, पैसा नहीं दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, इन दैट केस अगर आपको वो एसेट कंसेशनल रेट पे मिला है, मतलब 2 करोड़ का एसेट 50 लाख में मिला, मतलब 1.5 करोड़ कम पैसे में मिला आपको, तो इसको रिकॉर्ड करोगे एट एक्विजिशन कॉस्ट, इसको रिकॉर्ड करोगे एट एक्विजिशन कॉस्ट। एक एग्जांपल लो, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलो एस लिमिटेड, संजय भाई, हाँ, रिसीव लैंड ऑफ 50 लाख फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट, ओहो योगी आदित्यनाथ, द फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड इज 2 करोड़। तो 2 करोड़ का लैंड आपको योगी आदित्यनाथ ने 50 लाख में दिया है। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, लॉ, अभी क्या प्रोविजन बताया था, लॉ एंड प्रोविजन, भाई रिकॉर्ड करना उसको एक्विजिशन कॉस्ट में, मतलब जिस प्राइस में आपने एक्वायर किया उस प्राइस में रिकॉर्ड कर लो। आई एम रिपीटिंग, जिस प्राइस में एक्वायर किया उस प्राइस में उसको रिकॉर्ड कर लो। तो कैसे करोगे, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 50 लाख 50 लाख, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 50 लाख 50 लाख। एंड अब दूसरा केस, अगर मान के चलो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं दिया, 2 करोड़ का लैंड पूरा मुफ्त में मिला, योगी ने बोला तेरे लिए भला तो मेरे लिए भला, चलो सबका भला, ठीक है। तो भाई 50 लाख नहीं लिया, पूरा फ्री में 2 करोड़ का लैंड दे दिया। तो फ्री ऑफ कॉस्ट, जब भी आपको कोई नॉन मॉनिटरी ग्रांट मिलता है, उस केस में आप एसेट को बहुत नॉमिनल सा वैल्यू, या 10 रुपये या तो 100 रुपये, आपका मर्जी, जो भी बहुत इमेटेरियल है, इनसिग्निफिकेंट है, एकदम स्मॉल अमाउंट है, उसमें रिकॉर्ड कर लेना। आपको अगर लग रहा है 1000 रुपये में रिकॉर्ड करना, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया याद रखना, अगर एसेट आपको नॉन मॉनिटरी ग्रांट अगर आपको मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, मतलब जो एसेट आप खरीद रहे हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस केस में उसको नॉमिनल वैल्यू में रिकॉर्ड करना। तो अगर सेम एग्जांपल लेंगे और ये सिर्फ ऐड करते हैं कि 50 लाख आपने पे नहीं किया है, तो इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, देखो सेम जर्नल होगा, लैंड अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, इसको आप 10 रुपए में रिकॉर्ड कर लेना। याद रखना, ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है ना, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। क्यों भैया, बिकॉज याद रखो, यहाँ पे आपने 50 लाख पे किया था, तो यहाँ पे आपने लैंड आपको मिला था जो इसमें ऑलरेडी फैक्टर था, ये तो एक्चुअली 2 करोड़ का है ना, 2 करोड़ का है ना, इसमें ऑलरेडी देखो 2 करोड़ का एसेट आपको 50 में मिल रहा है, तो ऑलरेडी फैक्टर हो चुका है। तो हम लोग कोई अलग एंट्री नहीं कर रहे, सिर्फ जो लैंड परचेज करने में जो एंट्री होता है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, वही तो किया है यहाँ पे। इस केस में देखो आपको कैश नहीं मिला है, आपको पूरा जमीन मिल गया है। गलती से भी कैश बैंक मत करना, गलत हो जाएगा मुन्ना। यहाँ पे क्या करोगे आप पता है, लैंड अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट लिखना एंड देन गवर्नमेंट ग्रांट टू कैपिटल रिजर्व कर देना। ये तो आपको अगर नहीं लग रहा है तो लैंड टू कैपिटल रिजर्व कर देना, क्योंकि ये जो ग्रांट आपको मिला है ये वन टाइप ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो आपको गवर्नमेंट ने दे दिया है, तो इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। जस्ट इतना याद रखना, काम हो जाएगा। समझ में आया? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ नॉर्मली गाइस, अच्छा एक बार रिपीट कर दे, चलो फटाफट। अगर नॉन गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है तो नॉन गवर्नमेंट ग्रांट मतलब लैंड बिल्डिंग या तो कोई अदर एसेट आपको मिलता है। सबसे पहले अगर गवर्नमेंट ग्रांट आपको कंसेशन रेट में मिलता है, मतलब कम प्राइस में मिलता है, उस केस में आप एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश कर देना, जो भी आपके परचेस लगा है, कॉस्ट एक्चुअली लगा जो आपके पॉकेट से गया है उसको रिकॉर्ड करना। और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है
तो कोई भी नॉमिनल वैल्यू में रिकॉर्ड कर लेना एसेट अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट या तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि वो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपके कंपनी में, तो उसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। क्लियर। अब आगे आ जाओ, मॉनिटरी ग्रांट क्या होता है। देखो मॉनिटरी ग्रांट नॉर्मली 3 प्रकार के हैं जो हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे आप लोग प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन समझोगे जो यहाँ पे सबसे पहले रिलेटेड टू एसेट मतलब पीपीई, रिलेटेड टू रेवेन्यू नेचर, ये अलग है समझेंगे हम लोग, या तो रिलेटेड टू प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, एक एक करके अच्छे से समझेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, आपको जो मॉनिटरी ग्रांट मिला है वो आपको कोई एसेट परचेस करने के लिए दिया है। ऊपर वाले केस में आपको एसेट दे दिया, नीचे वाले केस में कैश दिया, बोले तुम एसेट खरीद लेना। गवर्नमेंट के पास उतना, मोदी जी के पास उतना टाइम नहीं है, वो अभी रशिया जाएंगे डील करने के लिए सुखोई, तो उतना थोड़ी उनके पास टाइम है भाई। तो इसलिए क्या है, मोदी जी ने आपको कैश दे दिया, बोले जा मुन्ना जा दुकान से जाके ले लेते रहे जो मर्जी है, तू जा और ले ले, ठीक है। तो अगर कोई फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ग्रांट आपको मिला है इन कैश, मॉनिटरी मतलब कैश में मिला है, तो इसका क्या होगा। देखो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट रिलेटेड ग्रांट मिलता है तो उसको 2 भाग में बांट देना, एक है डेप्रिशिएबल एसेट, एक है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। एक है डेप्रिशिएबल एसेट, एक है मुन्ना नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। सबसे पहला बात देखो अब क्या होगा, सुनो। सबसे पहले डेप्रिशिएबल एसेट ट्रीटेड एज कैपिटल नेचर, मतलब क्या, मतलब सिंपल सी बात, अगर डेप्रिशिएबल एसेट का बात करेंगे, जो भी एसेट मतलब जो भी गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिला है वो मान के चलो आपको मशीनरी के अगेंस्ट में मिला है। डेप्रिशिएबल मशीनरी डेप्रिशिएबल एसेट है तो मशीनरी के अगेंस्ट में मिला है। तो अगर आपको मशीनरी के अगेंस्ट में मिला है तो उसका आप 2 ट्रीटमेंट करोगे। 2 ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, सबसे पहले कैपिटल नेचर हो सकता है, मतलब जो भी ग्रांट आपको कैश में मिला है वो एसेट के कॉस्ट से माइनस करके नेट कॉस्ट में दिखा दो एसेट को। सबसे पहले जो भी आपको ग्रांट मिला है उसको आप फिक्स्ड एसेट के वैल्यू से माइनस करके नेट कॉस्ट पे आप एसेट को बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। जैसे एग्जांपल पीपी परचेस फॉर 20 लाख, ग्रांट मिला है 8 लाख, लाइफ है 4 साल का, ठीक है, तो 20 लाख माइनस 8 लाख करो, 12 लाख में रिकॉर्ड कर लो। ये हो गया सबसे पहला बात, ठीक है, 12 लाख में रिकॉर्ड कर लो। तो कैसे रिकॉर्ड करोगे, देखो पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक 20 लाख एंड देन ग्रांट मिला है अगेंस्ट पीपी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पीपी 8 लाख 8 लाख। आप बोलोगे भैया नेट एंट्री कर दे, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप पहले आपको खरीदना पड़ता है, उसके बाद रिसीव देना पड़ता है, उसके बाद आपके पास पैसा आता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 2 एंट्री सेपरेट करो, एक टाइप पे एंट्री मत करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप परचेस कर लो 20 लाख में, उसके बाद आप पीपी के थ्रू रिकॉर्ड कर लो ग्रांट को। इसके बाद देखो डेप्रिसिएशन कितना होगा, 20 लाख का कॉस्ट है, 8 लाख का वैल्यू है, तो बचेगा कितना 12 लाख, 12/4 करोगे 3 लाख, तो डेप्रिसिएशन टू पीपी 3 लाख होगा, याद रखना। बहुत सिंपल है, एकदम ही बहुत ज्यादा सिंपल है गाइस, इसमें कोई हाथी घोड़ा कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं है। समझ में आ गया, तो ये हो गया सबसे पहला वाला बात। अब सेकंड वाला केस में आ जाओ, अब इसको मैं समझा था। देखो क्या लिखा है, ग्रांट रिसीव रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, याद रखना प्रोविजन साफ साफ अच्छे से लिखा है, आप लोगों के लिए बहुत हाईलाइट करके मैंने दिया है। डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन रिड्यूस वैल्यू ऑफ द एसेट, तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज होगा, कॉस्ट माइनस परचेस कॉस्ट माइनस ग्रांट, जो भी नेट कॉस्ट होगा उसके ऊपर डेपो चार्ज होगा। क्लियर है भैया। आप आ जाओ, आप देखो मान के चलो कि आपने कॉस्ट के साथ एडजस्ट नहीं करोगे, आप उसको ऐसे इनकम दिखाओगे, आप उसको ऐसे इनकम दिखाना चाहते हो, मतलब मुझे भाई एसेट का जो कॉस्ट है उसमें उसको माइनस प्लस कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे इसको ऐसे डेफर्ड इनकम दिखाना है। तो कैसे करोगे, ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम एंड रिकॉग्निशन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप ना जो भी ग्रांट आपको मिला है, एक काम करो, मान के चलो एसेट का लाइफ है 4 साल, तो आप जो ग्रांट मिला है उसको 4 साल तक डिफर करो, मतलब 4 साल, जैसे आप डेप्रिसिएशन करते हो हर साल वैसे ही आप ग्रांट को भी डिफर करोगे हर साल। मान के चलो एग्जांपल ये वाला लिए थे, सेम एग्जांपल, 20 लाख का एसेट है और 8 लाख का ग्रांट रिसीव हुआ है। सबसे पहले जनरल एंट्री कर लो फर्स्ट ईयर में, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में क्या जनरल करोगे, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 20 लाख जनरल कर लिए। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। याद रखना अभी तक आप लोगों ने एक नया अकाउंट सीख रहे हो, अभी तक आप लोगों ने नहीं सीखा था, ये नया अकाउंट सीख रहे हो। जब भी कोई एसेट आपको आप परचेस करते हो और उसके बदले में आपको कैश ग्रांट मिलता है, मतलब डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर अगर कैश ग्रांट मिलता है और आप उस ग्रांट को एज ए डिफर्ड इनकम शो करने चाहते हो अपने बुक्स में, उस केस में एक अकाउंट को आपको क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम है डीजीजी, जिसको बोलते हैं हम लोग डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। क्या बोलते हैं इसको, डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। तो क्या एंट्री होगा मुन्ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड गवर्नमेंट, कितना देखो 8 लाख ही दिखा दिया। अब मैंने आपको क्या समझाया था, अब ये भी प्रोविजन कि जितना साल आपका एसेट का लाइफ होगा वैसे ही आप डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को भी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। कैसे करोगे, देखो लाइफ कितना है 4 साल का, तो डेप्रिसिएशन कैसे कितना होगा 20 लाख बाई 4 मतलब 5 लाख, तो रिकॉर्ड कर लो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी होगा। ये गलत है, हाँ फिक्स्ड एसेट अभी से मत लिखना, पीपी लिखना, ठीक है, क्योंकि सब वो पीपी में क्लासिफाई होता है। डेप्रिसिएशन तो पीपी लिखना 5 लाख 5 लाख। उसके बाद पीएल अकाउंट डेबिट
टू डेप्रिशिएशन लिख देना 5 लाख 5 लाख, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कितना है टोटल 8 लाख, लेकिन मैंने क्या बोला था आपका जितना लाइफ ऑफ एसेट है वैसे ही आप ग्रांट को भी आप तोड़ दो और पार्ट पार्ट में आप ईयर में रिकॉर्ड करो विद रेस्पेक्ट टू द लाइफ ऑफ द एसेट। तो आप 8/4 करोगे, 4 साल का एसेट है तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएल कर दे, तो पीएल में एज ए इनकम 2 लाख बुक कर देना और इस इनकम को आप अदर इनकम में शो कर दो। इस इनकम को आप कहां पे शो करोगे, याद है आपको, याद रहे तो अगर बैलेंस शीट आप देखे हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, तो आप इसको एज ए अदर इनकम में शो कर दो। तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को अदर इनकम में शो कर देना। क्लियर? जैसे मान के चलिए पीएल का स्टेटमेंट मैंने बना के दिखाया, अगर ये पीएल स्टेटमेंट है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डेबिट साइड में लिखोगे डेप्रिसिएशन 5 लाख, कोई दिक्कत नहीं भैया। ऑपोजिट साइड में लिखोगे बाई डीजीजी 2 लाख। कैसे आया देखो, डीजीजी टू पीएल किया ना तो बाई डीजीजी होगा, इसको अदर इनकम मान लेंगे। एक्चुअल में नेट ट्रांजैक्शन में 3 लाख हुआ, देखो ये भी था 3 लाख ही था, इसको तोड़ के दिखाया और इसको नेट करके दिखा दिया। पहला वाला मेथड में नेट अमाउंट मैंने डेप्रिसिएशन शो किया था, यहाँ पे मैंने दोनों को नेट ऑफ किया, एक्चुअल में 3 लाख ही आ रहा, कुछ नहीं, 2 सेपरेट इंक्रीमेंट है, मतलब मेहनत थोड़ा ज्यादा करना है। और आप याद रखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया, टोटल डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट तो आपका था 8 लाख, जिसमें से ओनली 2 लाख ही डेबिट हुआ है, तो बाकी 6 लाख का बैलेंस बच गया ना, बाकी 6 लाख का बैलेंस तो बच गया मुन्ना। तो इसको कहां पे शो करेंगे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को कहां पे मुन्ना शो करना है, इसको आप बैलेंस शीट में शो कर देना। देखो यहाँ पे मैंने लिख के दिया, इसको कहां पे शो करोगे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को एज ए बैलेंस शीट में शो कर देना। कितना होगा, 6 लाख का हो जाएगा। कितना हो जाएगा गाइस, 6 लाख हो जाएगा। तो 6 लाख को आप अपने बैलेंस शीट में शो कर देना एज अ डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, एज ए डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, क्लियर, एकदम पक्का मुन्ना, एकदम क्लियर। चलो आगे बढ़ते, ठीक है, इसको बैलेंस शीट में शो कर देना। इसका आई थिंक सो एक सेकंड वेट करना, नीचे में लिखा हुआ है, हाँ देखो यहाँ पे लिखा है, मैं लिखा के दिया हूँ इसलिए मैं वेट कर रहा था आपको दिखा दूं। जब भी आपको याद रखना एक चीज, तो आप जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है जितना भी पोर्शन अनअपोर्शन है, ऊपर वाले एग्जाम्पल 6 लाख अभी तक आपने अपोर्शन नहीं किया है तो उसको रिजर्व सरप्लस में दिखा देना, बट बिफोर एनसीएल दिखाना, याद रखना, सॉरी रिजर्व सरप्लस में नीचे दिखाना। कैसे दिखाना देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ने किया तो जस्ट सेफ और अंडरस्टैंडिंग, जो रिजर्व सरप्लस होता है ना वो कैटेगरी होता है ना उसके नीचे दिखाना, एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज को ऊपर देखना। मतलब अगर बैलेंस शीट देखते हो तो आप यहाँ पे लिखते हो रिजर्व लिखते हो, यहाँ पे मत दिखाओ गलत हो जाएगा, आप उसके नीचे दिखाओ, एंड यहाँ पे जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज दिखते हो ना जहाँ पे आप डिवेंचर बैंगलोर लिखते हो उसके ऊपर दिखाओ। मतलब भैया ना ही रिजर्व का ना ही नॉन सीएल का एनसीएल का, भाई ये तो खुद का है, ये तो खुद का है, मतलब इसको रिजर्व एंड एनसीएल के बीच में दिखा देना। एकदम क्लियर है? और अगर आप लोग वर्टिकल शेप में करते हो तो वर्टिकल शेप में भी सेम कॉन्सेप्ट, रिजर्व सरप्लस के नीचे आता है क्या, एनसीएल, तो एनसीएल के ऊपर जस्ट दिखा देना। क्या दिखाओगे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। सबको समझ में आया? एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में सो अंडर द इंटरेस्ट एक्टिविटी परचेज ऑफ एसेट दिखा दो, जो एसेट परचेज करो, एंड ग्रांट को सेपरेटली दिखा देना। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में शो करना। आज से याद रखोगे भैया, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बनाओगे बाद में, जस्ट टू नो फॉर योर एग्जांपल, ओके, जस्ट टू नो। परचेज ऑफ एसेट को दिखा दो, एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो एसेट परचेस करते हो वो इन्वेस्टिंग होता है तो उसमें दिखाओ, एंड जो ग्रांट रिसीव होता है उसको आप सेपरेटली दिखा दो। जस्ट टू से, आपके लिए ये नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। आप सिर्फ इतना याद रखना कि बैलेंस शीट में कहां पे दिखाता है, हो सकता है कि आपसे पूछ ले एमसीक्यू में, ठीक है, तो इतना प्लीज याद रखना। चलो मुन्ना आगे बढ़ते हैं, आई होप सबको क्लियर हो गया भैया। तो डेप्रिशिएबल एसेट के केस में क्या होता है, एक होता है आपको कैपिटल, सॉरी एक होता है आपका कॉस्ट से एडजस्ट करके दिखाना, तो उस केस में कॉस्ट से हम लोग एडजस्ट कर देंगे एंड नेट कॉस्ट के ऊपर डिप्रेशन चार्ज करेंगे। सेकंड केस होता है जहां पे हम लोग डेफर्ड करते हैं। डेफर्ड में क्या होता है, हम लोग सिंपली उसको एज ए इनकम ट्रीट करते हैं एंड लाइफ ऑफ द एसेट के हिसाब से उसको डेफर्ड करते हुए चलते हैं। बढ़िया मुन्ना, क्लियर हो गया। अब इधर आ जाओ, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट का केस क्या होता है, देखो सबसे पहले ग्रांट रिसीव्ड रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब भैया देखो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट मतलब जो इसके ऊपर डिप्रेशन चार्ज नहीं होता है, तो सबसे पहले ग्रांट जो रिसीव हुआ है उसको कॉस्ट ऑफ द एसेट से माइनस कर दो। जो भी अदर एसेट है जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है उससे माइनस कर दो। जैसे कि आपने लैंड परचेस किया, लैंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है 1 करोड़ का, ग्रांट 50 लाख का रिसीव हुआ है, तो मुन्ना एक काम करो, लैंड टू बैंक करो, बैंक टू लैंड करो, सिंपल, क्लियर है सबको। नेक्स्ट, इफ ग्रांट अगर रिसीव होता है इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, मतलब मुन्ना सुनो, आपको 1 करोड़ का जमीन मिला है, एंड जो जमीन है ना 1 करोड़ का आपको मिला है, एंड उसका ग्रांट भी 1 करोड़ ही मिला है। जमीन आपने 1 करोड़ का खरीदा है एंड ग्रांट भी आपको 1 करोड़ मिला है, जमीन भी 1 करोड़, ग्रांट भी 1 करोड़, मतलब जीरो हो गया, आपका पॉकेट से कुछ गया नहीं, वाह वाह, लाइफ झिंगा लाला। तो उस केस में नॉमिनल वैल्यू में दिखाना, याद है ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होगा। ऊपर वाला वो मनी है जो नॉन मॉनिटरी था उसका फ्री ऑफ कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हो गया। तो अगर आपका ग्रांट का अमाउंट जो कैश आपको मिला है और वो आपके एसेट के बराबर हो जाएगा तो आप इसको नॉमिनल वैल्यू में रिकॉर्ड करते हुए चलोगे। एकदम बढ़िया मुनि, क्लियर है। चलो ठीक है, इसके बाद इफ द एंटिटी वांट टू डिफर द ग्रांट, अगर
ग्रांट को एंटिटी डेफर करना चाहता है, मतलब एंटिटी से भैया नहीं अभी हम लोग ग्रांट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको डेफर कर देंगे, मतलब भाई आज 1 साल के लिए रिकॉर्ड करेंगे, एसेट का लाइफ 4 साल है, तो हम लोग 4 साल के लिए उसको डेफर करते हुए चलेंगे, करेंट ईयर में बुक करेंगे और नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। समझो मेरा बात को, एक बार मैं क्लैरिटी देता हूँ क्या है। अभी भी हम लोगों ने सीखा था डेफर्ड ग्रांट, मतलब मान के चलो कि एसेट जो है उसका अगर लाइफ 4 साल है, तो हम लोग को ग्रांट मिला है मान के चलो 4 लाख, तो हम लोग उसको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऐसे करके 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफर करते हुए चलेंगे। एंड जो भी बैलेंस आपका डिफर्ड का बच जाएगा उसको हम लोग बैलेंस शीट में जाके रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे एंड नॉन एनसीएल के ऊपर, मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज के ऊपर हम लोग दिखा देंगे। दैट्स ऑल भाई, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब देखो क्या लिखा है। अगर मान के चलो आप ग्रांट को डेफर करना चाहते हो, थर्ड केस ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट का है, उस केस में 2 सिचुएशन एग्जिस्ट करेगा। नंबर 1, अगर ग्रांट अनकंडीशनल है, मतलब मुन्ना जा, गवर्नमेंट ने बोला तेरे ऊपर कोई कंडीशन नहीं, जी ले अपना जिंदगी, तुझे मैं पैसा दे रहा हूं, जी ले अपना जिंदगी। अगर गवर्नमेंट ने आपको कोई बिना कंडीशन का ग्रांट दे दिया तो भाई लाइफ झिंगा लाला, वो आपका कैपिटल बन गया। चीजों को समझो, अगर आपको ग्रांट के साथ कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट करता है तो आपके लिए प्रेशर बन जाता है, आपको वो कंडीशन फुलफिल करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कोई पैसा देता है, बोले जिले अपना जिंदगी मुन्ना, सबसे पहले तो जाएंगे भाई खाने की दुकान में जाके भरपूर पेट खा के सो जाएंगे, पहले खाना, लाइक दैट। तो अगर सोचो ग्रांट आपको मिला है और वो भी बिना कंडीशन का, तो आपको याद रखना है वो आपका एक टाइप ऑफ कैपिटल है, मतलब इसको आप ऐसे प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन ही बोल सकते हो, इसको आप लाइक अ प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन ही बोल सकते हो। जस्ट गिव एन आइडिया, ओके, इसको आप टाइप ऑफ प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन ही बोल सकते हो, बोलना नहीं है, बोल सकते हो। तो क्या बोलेंगे, अगर कंडीशन ओके नॉट टू बी फुलफिल या तो फुलफिल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्रांट तो अनकंडीशनल है, तो उस केस में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना, लाइक अ प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, मैंने अभी अभी आपको बोला। तो क्या जनरल बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या जनरल बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मुन्ना कैपिटल रिजर्व। एकदम बढ़िया, मस्त है भैया, क्लियर। अब आ जाओ, ग्रांट इज कंडीशन। अगर ग्रांट आपका कंडीशनल है, मतलब भैया जो ग्रांट आपको मिला है उसमें जो कंडीशन है वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, तो उस केस में आप डिफरमेंट करोगे एंड उसको पीएल में ट्रांसफर करोगे ओवर द पीरियड ऑफ ऑब्लिगेशन अटैच्ड टू इट। जितना साल के लिए आपको कंडीशन फुलफिल करने के लिए बोला है, उतना साल तक आपको ग्रांट को डिफर करना है। जैसे मान के चलो आपको बोला गया कि 4 साल तक आप मशीन से जो भी मैन्युफैक्चर करोगे, जो भी मशीन से मैन्युफैक्चर करोगे, ठीक है, आप उसको सेल नहीं कर सकते हो। कंडीशन क्या है भैया, सुनो इधर देखो, आप 4 साल तक जो भी मशीन से मैन्युफैक्चर करोगे मुन्ना, आप उसको सेल नहीं कर सकते हो, उसको गवर्नमेंट को बेचना है। क्या बोला कि भैया 4 साल तक जो मशीन के लिए आपको पैसा दिया था, मशीन नहीं, यहां पे तो मशीन है क्योंकि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट का, सॉरी, मतलब जो आपको लैंड दिया था, आपको जो लैंड दिया था मुन्ना, आप उसको 4 साल तो किसी को बेच नहीं सकते हो, आप 4 साल तक किसी को बेच नहीं सकते हो। तो सिंपल सा बात है भैया, अगर आपको ग्रांट मिलता है और गवर्नमेंट आपको अटेस्ट कर देते हैं कंडीशन रिलेटेड टू द होल्डिंग और द मे बी द ऑब्लिगेशन समथिंग, तो आप उसको बेच नहीं सकते हो जब तक वो टाइम पीरियड खत्म नहीं होता। एग्जांपल देखो और क्लियर बनेगा, ग्रांट रिसीव 8 लाख, incurred certain cost to land development and government declared not to sell the land for 5 years। अब क्लियर है, आपको 8 लाख के लिए एक लैंड डेवलपमेंट करने के लिए पैसा दिया, मतलब आपके पास एक जमीन है, उसको आपको डेवलपमेंट करना है, ताकि मतलब उसमें घर बनाना है, बिल्डिंग बनाना है। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको पैसा हम देंगे, मोदी जी बोले तेरे को पैसा हम दे देंगे मुन्ना, तू ना 5 साल तक उसको बेच नहीं सकता है, 5 साल तक बेचने का गलती मत करना, अगर गलती करेगा तो तेरे से रिफंड मांग लूंगा मैं ग्रांट का, जो भी ग्रांट दिया था उसको वापस मांग लूंगा। तो ये हो गया नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के केस में, जहां पे आपको ग्रांट मिला है, आपको डिफर करना है, लेकिन 5 साल तक आप लैंड को बेच नहीं सकते हो। तो क्या याद रखोगे, अगर 5 साल तक बेच नहीं सकते हो तो ये आपका एक ऑब्लिगेशन है, ये आपका एक लिमिटेशन है, तो आपको अपने जो ग्रांट मिला है ना उसको 5 साल तक डिफर करोगे, 5 साल तक डिफर करोगे। एग्जाम्पल देखो, बैंक टू डिफर गवर्नमेंट का कितना होगा, 8 लाख, ये तो एकदम शुरू में जब ग्रांट मिलेगा, लेकिन ईयर 1 के एंड में क्या होगा पता है, अभी 5 साल पूरा आपको ग्रांट को डिफर करना है, तो आप डीजीजी अकाउंट को डेबिट करोगे, डिफर गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएल करोगे 8/5 1.6 लाख। समझा, क्लियर है। एंड बैलेंस शीट में जाके डीजीजी को सेपरेटली एनसीएल के ऊपर शेयर होल्डर्स फंड के नीचे दिखा देना 6.4 लाख। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस शीट में जाके शेयर कैपिटल, सॉरी, शेयर होल्डर्स फंड के नीचे, मतलब शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस के नीचे, बट एनसीएल के ऊपर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 6.4 दिखा देना। कैसे आया, 8 लाख का ग्रांट था,
1.6 लाख का ऑलरेडी आपने इसका बुक कर लिया ऑलरेडी, तो बाकी जो 6.4 बचा है ये नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 4 साल में आपका क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। एकदम क्लियर है भैया, एकदम पानी की तरह क्लियर। सबको समझा, सबको समझा है ना? चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार क्लियर कर लो। सबसे पहले देखो, अगर ग्रांट नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड है तो उसके में अगर ग्रांट जो भी मिलता है उसको कॉस्ट ऑफ एसेट से माइनस कर दो, सेम जनरल एज लाइक अ डेप्रिशिएबल एसेट। दूसरा केस, अगर आपके जो कॉस्ट ऑफ एसेट है उसका बराबर आपको पूरा ग्रांट मिला है, मतलब ग्रांट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट, तो आप नॉमिनल वैल्यू में अपने नॉन डेप्रिशिएबल एसेट को रिकॉर्ड कर लो। या तो अगर आपको ग्रांट डिफर करने के लिए बोला है तो कंडीशन अटैच नहीं है, अनकंडीशनल है, उसके में जिंगा लाना तो भैया उसको कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर देना, जर्नल होगा बैंक टू कैपिटलिज्म। और अगर कंडीशन अटैच्ड है तो उस केस में जितना टाइम पीरियड तक लाइबिलिटी होल्ड होगा आपके पास, मतलब जितना टाइम तक लिमिटेशन है उतना टाइम तक वो ग्रांट को डिफर करते हुए चलना। दैट्स ऑल भैया, ठीक है। रिविजन के ऊपर मैं रिविजन करके दे रहा था कि आपको चीजें इजी बने। अब आ जाओ डिस्क्लोजर, ये तो हो गया मेरा। अब आ जाओ ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू। अब जब आपको सबसे पहला वाला क्या था, यहाँ पे इधर आ जाओ, देखो हम लोगों ने अभी क्या किया, हम लोगों ने किया रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। अभी तक फिक्स्ड एसेट का बात क्लियर हो गया। अब करेंगे अगर ग्रांट आपका रेवेन्यू रिलेटेड है। रेवेन्यू मतलब मान के चलो कोई सोशल कैंपेन करने के लिए आपको ग्रांट मिला है, या तो मान के चलो एम्प्लॉय के सैलरी पेमेंट करने के लिए ग्रांट मिला है, तो वो रेवेन्यू नेचर होता है। अब क्या होता है मैं आपको नीचे समझाता हूं, जस्ट टू से यू द आइडिया। अब देखो, मान के चलो कि अगर आपको ग्रांट, ठीक है, रेवेन्यू के हिसाब से मिला है। रेवेन्यू मतलब भैया आपको पैसा दे रहे हो, आप जाके कोई खर्चा करो, मतलब बिजनेस ऑपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए अगर आपको कुछ भी ग्रांट मिला है तो आप उसको कैसे अकाउंटिंग करोगे, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ग्रांट रिसीव टू रीइंबर्स द एक्सपेंस लाइक ट्रेनिंग कॉस्ट, सैलरी कॉस्ट, कैंपेन कॉस्ट, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए एम्प्लॉइज के, ट्रेनिंग के लिए एम्प्लॉइज के सैलरी देने के लिए, तो कोई सोशल कैंपेन आपको करना है उसके लिए अगर आपको ग्रांट मिला है, तो अगर ग्रांट रिसीव टू रीइंबर्स द एक्सपेंस फॉर 1 ईयर, अगर 1 साल के लिए आपको ग्रांट मिला है, अगर 1 साल के लिए आपको अगर ग्रांट मिला है तो याद रखना शोन एज अदर इनकम, इसको एज ए अदर इनकम शो कर देना। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, अदर इनकम बोल के शो कर देना। एंड एक्सपेंस एंड ग्रांट शोन सेपरेटली। तो भैया एक चीज याद रखो, सबसे पहला वाला बात मैंने क्या बोला, अगर आपको ग्रांट मिलता है वो भी खर्चे को रीइंबर्स करने के लिए, सिर्फ एक ही साल, ओनली 1 साल के खर्चे को रीइंबर्स करने के लिए मिलता है, तो आप उसको सोन एज अदर इनकम दिखा दो, सोन एज अदर इनकम दिखा दो, सिंपल। तो आपके जो खर्चे, खर्चे को पीएल में दिखा दो, एंड सेपरेटली आप अपने ग्रांट को ऐसे इनकम भी पीएल स्टेटमेंट में दिखा दो। यहाँ पे 1 नंबर हो गया। 2 नंबर केस, डिडक्टेड फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस। अब 2 नंबर केस थोड़ी इंटरेस्टिंग है, सोचो। अब देखो आपको खर्चा हुआ है आपका एक्सपेंस, मान के चलो आपके एक्सपेंस हुआ है 2 लाख का, एंड आपको ग्रांट मिला है 1 लाख का। तो पहला वाला केस में क्या होगा, एक्सपेंस को डेबिट करो, ग्रांट को क्रिएट करो। कहां पे करोगे, पीएल स्टेटमेंट में, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। एक्सपेंस को डेबिट करो, ग्रांट को पीएल में क्रिएट करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान के चलो 2 नंबर केस में क्या होगा, ये जो टोटल है ना, नेट कितना आता है, एक्सपेंस 1 लाख, आप इसको शो करो, जिसको बोलते हैं नेट ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, नेट ऑफ एक्सपेंसेस। तो भैया सेकेंड मेथड में क्या होता है, एक्सपेंसेस से ग्रांट को माइनस करो, जितना भी खर्चा होता है आपके हाथ में एक्स्ट्रा, उसको आप पीएल में रिकॉर्ड करो, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट ऑफ एक्सपेंसेस। क्लियर, नेट ऑफ एक्सपेंस, ठीक है। नेट ऑफ एक्सपेंस, नेट ऑफ इनकम होगा, ये नेट ऑफ ग्रांट होगा, नेट ऑफ ग्रांट रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। नेट ऑफ एक्सपेंस भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, देखो एम्प्लॉय स्किल डेवलपमेंट एक्सपेंस 6 लाख, ग्रांट रिसीव 4 लाख मिला है, तो दोनों केस में आप कर सकते हो। एम्प्लॉय स्किल डेवलपमेंट मतलब, अरे मुन्ना बहुत स्किल चाहिए, अभी एआई का जमाना है, परप्लेक्सिटी का जमाना है, जेमिनी का जमाना है, तो भैया मुझे कोई स्किल एम्प्लॉय चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो 6 लाख का खर्चा होगा। तो सब देखो, दो हम लोग ट्रीटमेंट सीखे अभी तक। सबसे पहला क्या है, दोनों को अलग अलग अकाउंटिंग करो, इनकम को इनकम दिखाओ, एक्सपेंस को एक्सपेंस दिखाओ। तो सबसे पहले जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग एक्सपेंस है, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सॉरी एज पर द शेड्यूल 3। तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग एक्सपेंस टू बैंक कर देंगे 6 लाख 6 लाख, कोई डाउट नहीं है। एंड बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट कर देंगे 4 लाख 4 लाख, ये कोई दिक्कत नहीं भैया। एंड पीएल में जाके अदर इनकम में 4 लाख दिखा देंगे, एंड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बोल के 6 लाख दिखा देंगे। ये मैं वर्टिकल फॉर्मेट दिखा रहा हूँ गाइस, ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, वर्टिकल फॉर्मेट। अगर आप टी शेप देखना चाहोगे तो बाई बोल के ग्रांट दिखा देना 4 लाख, एंड टू बोल के आप एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट दिखा देना, एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट दिखा देना 6 लाख। चलेगा, समझ में आया? टी शेप ये है, ये वर्टिकल फॉर्मेट है, जो करंट फॉर्मेट है। मैं करंट फॉर्मेट में अकाउंटिंग किया हूं। सबको समझा क्या? आई होप सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया मुन्ना, एकदम क्लियर है भैया, ठीक है। आगे बढ़े, चलो इधर आ जाओ। अब देखो, अगर मान के चलिए तो फर्स्ट केस हो गया जहां पे सेपरेट अकाउंटिंग होगा, लेकिन अगर नेट ऑफ एक्सपेंस हुआ, अगर मान के चलो यहाँ पे नेट ऑफ एक्सपेंस हुआ तो क्या करोगे भाई? अगर आपका नेट ऑफ एक्सपेंस वाला मेथड हुआ तो क्या करोगे यहाँ पे?
तो सुनो ना मुन्ना, अगर नेट ऑफ एक्सपेंस होता है तो एक काम करो, 6 लाख का खर्चा है, 4 लाख ग्रांट मिल चुका, तो 2 लाख दिखाओ, 2 लाख दिखाओ। नहीं, ऐसे मत दिखाना, पहले जर्नल सेम होगा, जर्नल में कोई डिफरेंस नहीं होगा, जर्नल दोनों केस में ही सेम होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होगा। देखो जब तुम पीएल में आओगे, अभी तक तुमने पीएल में एक्सपेंस और इनकम को अलग अलग दिखाए थे, सॉरी यहाँ पे इनकम ये एक्सपेंस अलग अलग दिखाते, अब यहाँ पे तुम नेट दिखाओगे, 6 लाख माइनस 4 लाख करके टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 2 लाख दिखाओगे। मतलब अगर टी शेप करूं तो यहाँ पे देखोगे टू एम्प्लॉय के खर्चे 6 लाख लेस ग्रांट कितना है 4 लाख, तो नेट 2 लाख दिखाओगे। क्रेडिट में कोई एंट्री नहीं होगा, नेट में सिर्फ हम लोग डेबिट साइड में एक्सपेंस से इनकम को माइनस करके दिखाएंगे। बट अगर हम लोग सेपरेट अकाउंटिंग करते तो एक्सपेंस को एक्सपेंस बुक करेंगे एंड इनकम को इनकम बुक करेंगे। इधर ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, चलेगा? क्लियर है? तो फर्स्ट केस मुन्ना क्लियर हो गया, थोड़ा समझना, और अगर आपको लग रहा है थोड़ा पॉज करके समझे, पॉज करो, भरपूर अंडरस्टैंडिंग करो, समझो अच्छे से, मैं अच्छे से समझा रहा हूं बहुत आराम से, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है। दूसरा वाला केस में आ जाओ, अगर ग्रांट रिसीव टू आई टू रीइंबर्स एक्सपेंस फॉर मल्टीपल ईयर, अगर मान के चलो 1 से ज्यादा साल तक अगर आपको ग्रांट मिला है रीइंबर्स करने के लिए, तो क्या करोगे? ठीक है, अब इधर आ जाओ, ग्रांट रीइंबर्स, ग्रांट रिसीव टू रीइंबर्स एक्सपेंस फॉर मल्टीपल ईयर, मतलब 1 साल के लिए नहीं, मल्टीपल ईयर्स के लिए। तो कैसे करोगे? एग्जाम्पल है, उसके बाद मैं प्रोविजन समझाता हूँ। ग्रांट रिसीव हुआ है 60 लाख का टू मीट द सैलरी एक्सपेंस ऑफ 25 लाख फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। सुनो, टोटल 60 लाख का ग्रांट मिला है, हर साल 25 लाख का सैलरी आप पे करते हो, तो नेक्स्ट 3 साल के सैलरी कॉस्ट को मीट करने के लिए आपको 60 लाख का ग्रांट मिला है। तो इसका अकाउंटिंग कैसे होगा? तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डीजीजी करो, डिफर्ड अगेन सेम थिंग, ऊपर वाला केस में 1 ही साल था, याद रखना जब तक डिफर्ड नहीं होगा तब तक ये डीजीजी का जन्म नहीं होगा। जैसे डिफर्डमेंट का कॉन्सेप्ट होगा डीजीजी का जन्म हो जाएगा। तो सबसे पहले ये क्यों डिफर्डमेंट है, 3 साल के लिए सैलरी कॉस्ट को हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो बैंक टू डीजीजी करोगे 60 लाख, सैलरी कॉस्ट अपन का कितना है, सैलरी टू बैंक है 25 लाख। तो भैया मुझे एक चीज बताओ, हम लोग कितना साल तक डीजीजी में ट्रांसफर करेंगे? 3 साल। तो हर साल पीएल में कितना ट्रांसफर होगा डीजीजी टू पीएल? 20 लाख। तो अगर तुम पीएल देखोगे तो पीएल में अदर इनकम कितना 20 लाख, क्योंकि यही तो डिफर्ड हुआ है ना, ये इनकम ही तो डिफर्ड हुआ है, तो इसको लिखो। अच्छा, टोटल सैलरी कितना दिया 25 लाख, तो इसको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 25 लाख लिखो। या तो और एक मेथड याद है आपको, अभी अभी सीखा था, जहां पे आपको नेट ऑफ एक्सपेंस दिखाना पड़ता है, मतलब 25 लाख माइनस 20 लाख कितना हो गया 5 लाख, 25 माइनस 20 मतलब कितना हो गया 5 लाख। सो दिस इज व्हाट द अकाउंटिंग है, समझ में आ रहा है? तो क्या सीखा अभी हम लोगों ने, ग्रांट अगर आपको मिला है और वो भी डिफर्डमेंट के लिए, मतलब मल्टीपल ईयर का खर्चे को रीइंबर्स करने के लिए ग्रांट मिला है, तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा? देखो लिखा है यहाँ पे, रिकॉर्ड ग्रांट रिसीव्ड एज डीजीजी, defer the grant and recognize in the PL to meet the expense for the same year, some years। मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करके इसको सॉल्व कर देना, ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करके इसको सॉल्व कर देना। चले आगे, इधर आ जाओ। अब देखो लास्ट पॉइंट, लास्ट क्या है, अभी अभी हम लोग ने ये दो कंप्लीट कर लिया। अब भाई ग्रांट रिसीव, अच्छा ग्रांट रिसीव, अच्छा अब और एक चीज है, ये तो खत्म हो गया भैया, समझ में आ रहा है तुम लोगों को सबको? बहुत इजी है, थोड़ा समझो, थोड़ा लॉजिकली समझोगे तो इजी है एकदम, कुछ नहीं है, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, बट अकाउंटिंग में कोई हाथी घोड़ा नहीं है, वही एक ही बात, डीजीजी को क्रिएट करो, ग्रांट अगर डिफर्ड होगा, और नहीं तो एसेट की कॉस्ट से माइनस कर दो। वहां पे हम लोग अभी तक डिस्कस करते एसेट से रिलेटेड, अभी रेवेन्यू से माइनस करके दिखा रहे। देखो अब 2 नंबर पॉइंट का लास्ट थर्ड टॉपिक, ग्रांट रिसीव्ड एज कंपेंसेशन फॉर पास्ट एक्सपेंस और लॉसेस। पास्ट में कोई आपने लॉस किया था, पास्ट में कोई आपका एक्सपेंस होता, उसके कारण आपको अगर ग्रांट रिसीव हो रहा है, तो उसका एंट्री क्या करोगे? बैंक टू कैपिटलिज्म। ये बहुत इजी है, लाइक अ प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब पास्ट में आपके कोई लॉस हुआ था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था ये लॉस को मैं रिकवर कर दूंगा फ्यूचर में बाय प्रोवाइडिंग सम असिस्टेंस। तो गवर्नमेंट ने अगर करंट ईयर में आपको कोई पैसा दिया है और वो भी पास्ट ईयर के कोई लॉस या तो एक्सपेंस बॉर्न करने के लिए, तो उसको आप कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर देना एज अ लाइक प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म यहां पे कर देना। क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म यहां पे कर देना, ठीक है। अब इधर आ जाओ गाइस, अब सबसे पहले यहां पे आ जाओ, नंबर लास्ट हम लोग का थर्ड टॉपिक क्या था यहाँ पे? थर्ड टॉपिक था क्या? थर्ड टॉपिक था इफ द कहा गया, हाँ थर्ड टॉपिक था रिलेट टू द प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। ये दो तो हो गया, अब प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन वाला बाकी है थर्ड टॉपिक। तो इधर आ जाओ, थर्ड टॉपिक में राजा, इधर आ जाओ राजा, थर्ड टॉपिक में। थर्ड टॉपिक कहाँ गया मुन्ना? ये थर्ड टॉपिक, थर्ड टॉपिक क्या है मुन्ना? ग्रांट रिलेटेड टू द प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो सिंपल, अगर ये सब वर्ड आपको कहीं पर भी दिखा, अगर ये सब वर्ड आपको कहीं पर भी दिखा, तो याद रखना ग्रांट प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन का नेचर का है। और अगर ग्रांट प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन का नेचर होता है तो उसको कैपिटलिज्म में ट्रांसफर डायरेक्टली कर देना,
कोई डिफर्डमेंट नहीं होगा, कोई कॉस्ट में एडजस्टमेंट नहीं होगा, डायरेक्टली कैपिटलिज्म में जाएगा। तो कौन सा ऐसा वर्ड दिखे जो आपको समझ में कि प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन है। टू सेटअप बिजनेस, फैक्ट्री, एक्विजिशन ऑफ एसेट इन बैकवर्ड रीजन और नोटिफाइड एरिया। क्या क्या लिखा देखो, टू सेटअप बिजनेस, या तो कोई फैक्ट्री या तो एक्विजिशन ऑफ एसेट्स इन बैकवर्ड रीजन और नोटिफाइड एरिया। अगर इस टाइप के कुछ वर्ड्स आपको दिखते हैं सामने तो याद रखना वो ग्रांट प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन का नेचर है। तो उसके समय आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली सीआर में ट्रांसफर कर दोगे। कहां पे, कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म, क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म। बढ़िया। तो यहां तक हो गया आपका रिकॉग्निशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्डिंग और अकाउंटिंग ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। आप सीखोगे आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिफंड ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। मतलब अगर आपको ग्रांट मिला है और आपने मोदी जी का बात नहीं सुना तो मोदी जी बोलेगा, हाँ मुन्ना बहुत सुन लिया तेरा बात, अब तू मेरे को पैसा वापस कर दे, तेरा बात बहुत सुन लिया, तू मेरे को पैसा अभी वापस कर दे। लाइक ट्रीटेड एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एज पर AS5। मतलब इसको आप ऐसे AS5 के हिसाब से ट्रीट करोगे। AS5 आपके सिलेबस में नहीं है, बट टू नो, याद रखना है AS5 इज रिलेटेड टू द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द करेंट ईयर, प्रायर पीरियड आइटम एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये सब जो है ना, इसको लेके आपका AS5 है। इसको डिटेल्स में हम लोग सी इंटर में पढ़ते हैं। बस आपको याद रखना है कि अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला है तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, क्योंकि बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिला। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का आपका ये नेचर है। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर गवर्नमेंट ग्रांट है तो उसका रिफंड भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा। अगर ग्रांट मिलना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो ग्रांट को वापस भी करोगे तो वो भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आएगा। तो ये कहां पे क्लासिफाई होता है, AS5 में। ठीक है, इतना याद रखना, कुछ काफी सच नहीं आपके लिए, मतलब उतना कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले अगर आपने, जब आपको ग्रांट मिला था आपने उसको कॉस्ट ऑफ एसेट से एडजस्ट किया था। जब ग्रांट मिला था उसको कॉस्ट ऑफ एसेट से एडजस्ट किया था। तो सोचो, जब तुमने कॉस्ट ऑफ एसेट से एडजस्ट किया था तो तुमने क्या किया था, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, ऐसे किया था। अब उल्टा कर दो, पैसा वापस करोगे। देखो इधर आ जाओ राजा, इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ राजा, इधर आ जाओ। एक सेकंड, ना एक ही सेकंड वेट करना राजा। इधर मैं आपको दिखाऊंगा एक चीज। देखो राजा, इधर देखो, याद आ रहा है, मैं आपको एक चीज सिंपल सा सिखाता हूं। आप जब ग्रांट रिसीव किए थे एंड एसेट्स एडजस्ट किए थे तो क्या किए थे, PPE अकाउंट डेबिट, मतलब एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक किए थे एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू PPE किए थे। ऐसे आप अकाउंटिंग एंट्री किए थे, याद आ रहा है थोड़ा। अब मुन्ना जब रिफंड करोगे, रिफंड करने के टाइम पे आपको तो पैसा वापस देना पड़ेगा, तो पैसा क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन मुन्ना आपने जब ग्रांट रिसीव किया था तो एसेट के कॉस्ट को गिरा दिए थे, जब ग्रांट वापस करोगे तो एसेट के कॉस्ट को बढ़ा दोगे। तो PPE को डेबिट कर देना। कितना से डेबिट करोगे, जितना आप रिफंड कर रहे हो, जितना आपका रिफंड अमाउंट है उतना से आप PPE को डेबिट कर देना। ग्रांट मिला था, PPE को गिरा दिए थे, ग्रांट रिफंड कर दिया, PPE को बढ़ा दिया। सिंपल फंडामेंटल, कुछ भी हाथी घोड़ा नहीं है, बहुत इजी है। समझ में आ गया? ओके, ये हो गया नंबर 1 वाला पॉइंट। अब इधर आ जाओ, देखो, एड द रिफंडेड अमाउंट विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। सबसे पहले आप एसेट को डेबिट कर देना एंड एसेट के जो भी बुक वैल्यू या तो कैरिंग अमाउंट आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है, बैलेंस शीट में वैल्यू दिखेगा ना आफ्टर डेप्रिसिएशन, उस वैल्यू के साथ ऐड कर देना जो रिफंड आप कर रहे हो गवर्नमेंट। सम्स करवाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, डेप्रिशिएटेड द इंक्रीज कैरिंग अमाउंट ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब ये याद रखो, अब एग्जांपल में दूंगा। आपका 2 करोड़ का एसेट था और आपको ग्रांट मिला था प्रीवियसली 50 लाख का, तो आपका एसेट कितना में रिकॉर्ड होता, 1.5 करोड़ का। अभी आपने 40 लाख वापस कर दिया और बैलेंस शीट में आपका एसेट का वैल्यू अभी 1 करोड़ दिख रहा है। तो आपका नेट एसेट कितना दिख रहा था, 1 करोड़। रिफंड कितना किया, 40 लाख। तो आपका न्यू वैल्यू ऑफ द मशीनरी हो जाएगा कितना, 1 करोड़ 40 लाख। आप रिफंड को जो भी बैलेंस शीट में वैल्यू दिख रहा है, उसको बोलते हैं कैरिंग अमाउंट, उसके साथ एड ऑन कर देना। यही तो यहाँ पे बोला, एट द रिफंडेड अमाउंट विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। ठीक है, और डेप्रिशिएट कर देना जो नया वैल्यू वाला है। अभी 1,40,000 के ऊपर डिप्रिशिएशन होगा, जो नया वैल्यू होगा उसके ऊपर डिप्रिशिएशन, मतलब एसेट प्लस रिफंड ऑफ द ग्रांट दोनों को ऐड करना, जो वैल्यू होगा उसके ऊपर न्यू डिप्रिशिएशन चार्ज होगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग। मतलब जिस दिन से आपका चेंजेस हुआ है उस दिन से नया अकाउंटिंग करोगे, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग। लेट्स से एन एग्जांपल, ग्रांट मिला है 2 करोड़ का फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, 10 करोड़ का, 2 करोड़ ग्रांट मिला 10 करोड़ के लिए, यूजफुल लाइफ है 8 साल। आफ्टर द एंड ऑफ 4th ईयर ग्रांट 1 करोड़ इज टू बी रिफंडेड। सबसे पहले देखो 1 करोड़ का ग्रांट रिफंड हुआ है, वो भी 4 साल बाद। ठीक है, एंड ऑफ द 4th ईयर, 4 साल बाद नहीं, एंड ऑफ द 4th ईयर है। तो भैया ये सबसे पहले देखो आपका टोटल हर साल डेप्रिसिएशन कितना होगा,
10 करोड़ का ये मशीन का कॉस्ट है, 2 करोड़ का ग्रांट, तो माइनस करोगे तो 10 - 2 8, और 8 साल का जिंदगी है तो 1 करोड़ का डेप्रिसिएशन है। अभी अब मुझे बताओ 4 साल में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 4 करोड़ ऑलरेडी। अब एंड ऑफ द 4th ईयर आपके कैरिंग अमाउंट कितना है, 4 करोड़ है। अरे 8 करोड़ का एसेट का वैल्यू था, 4 करोड़ डिप्रेशन चार्ज हो चुका है, तो 4 करोड़ का वैल्यू बचा है। लेकिन आपने कितना रिफंड करो, 1 करोड़, तो उसको ऐड करो तो 5 करोड़ एसेट का नया वैल्यू होगा, 5 करोड़ एसेट का नया वैल्यू होगा। एंड 5th ईयर ऑनवर्ड्स उसका डेप्रिसिएशन होगा 1.25 CR। आई एम रिपीटिंग अगेन, 5th ईयर ऑनवर्ड्स उसका डेप्रिसिएशन होगा 1.25 CR। सबको समझा क्या? आई होप सबको समझाएगा, सबको क्लियर है क्या? क्लियर है, एकदम बारीकी से क्लियर है ना? चलो भैया एकदम क्लियर है, ठीक है। अब एंड ऑफ ईयर 4 देखो, सबसे पहले जब रिफंड करोगे तो मैंने क्या बोला था, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देना। उसके बाद आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन टू पीपी 1 करोड़ कर देना, ये ईयर 4 के अगेंस्ट में होगा। उसके बाद देखो क्या लिखा है, 8 करोड़, यहाँ पे मैंने अकाउंटिंग करके दिखा है। कैरिंग अमाउंट, ये सीए मतलब चार्टर अकाउंटेंट नहीं, कैरिंग अमाउंट, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर 4 8 - 4 4 करोड़ ऐड कर देना, ठीक है। 1 करोड़ का रिफंड, यहाँ पे रिफंड लिख दो, 1 करोड़ का रिफंड है यहाँ पे ऐड कर देना। तो आपका जो एडजस्टेड कैरिंग अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, 5 करोड़। इसके ऊपर 5th ईयर ऑनवर्ड्स, वो लिखा है 5th ईयर ऑनवर्ड्स 1.25 CR का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। एकदम क्लियर, मस्त है भैया, सबको समझा, एकदम क्लियर। चलो इधर आ जाओ, आगे बढ़ते। अब अपन लोग आगे बढ़ते। तो सबसे पहला वाला क्या था, अगर ग्रांट को आप कॉस्ट ऑफ एसेट के साथ एडजस्ट करते हो, ग्रांट को आप कॉस्ट ऑफ एसेट के साथ एडजस्ट करते हो। तो दूसरा वाला केस भैया, ट्रीटेड ग्रांट एज डेफर्ड इनकम। आपको जो ग्रांट मिला था वो आप एसेट के लाइफ के हिसाब से ग्रांट को डेफर्ड किए थे। क्या किए थे? डेफर्ड किए थे, रिफंड नहीं, डेफर्ड किए थे, सॉरी। तो इसमें दो केस होगा, अगर आपके डीजीजी में कोई बैलेंस एग्जिस्टिंग है तो क्या होगा, और अगर डीजीजी में बैलेंस एग्जिस्टिंग नहीं है तो क्या होगा। दो केस है। सबसे पहले ये सिखाऊंगा, अगर डीजीजी में बैलेंस नहीं है, मतलब आपका जो डेफरमेंट था उसका पीरियड ही खत्म हो गया, 4 साल का लाइफ था ना एसेट का, वो ही खत्म हो गया। तो डीजीजी का अगर लाइफ मतलब डीजीजी में कोई भी बैलेंस पड़ा नहीं हुआ है तो जो भी रिफंड करोगे पीएल में चार्ज कर दो मुन्ना, बहुत ईजी है। डीजीजी में बैलेंस नहीं है मुन्ना, नहीं मुन्ना, डायरेक्टली जाकर पीएल में चार्ज कर दो। तो पीएल में चार्ज कैसे करोगे, ग्रांट रिफंड करोगे तो पैसे का खर्चा होगा, लाइक का खर्चा, अगर मिलना इनकम है तो जाना खर्चा है, तो पीएल टू बैंक कर देना, पीएल डेबिट होगा क्योंकि खर्चा, और बैंक मतलब पैसा कैश गोज आउट एज पर द रियल अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा। अब इधर आ जाओ, बैलेंस एग्जिस्टिंग इन डीजीजी। अगर बैलेंस अगर डीजीजी में दिखता है तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो पूरा डीजीजी का बैलेंस जो भी है उसको रिवर्स करो, रिवर्स द एग्जिस्टिंग बैलेंस इन डेफर्ड इनकम अकाउंट। एंड अगर कुछ शॉर्टफॉल हुआ तो पीएल में चार्ज कर देना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एसेट का कॉस्ट है 30 लाख, ग्रांट रिसीव हुआ है 20 लाख, डिफर्डमेंट है 5 साल के लिए, ग्रांट रिफंडेड एंड ऑफ द 3rd ईयर अप टू 10 लाख। तो देखो भैया एसेट का कॉस्ट था 30 लाख और इसका ग्रांट रिसीव होता 20 लाख, 5 साल का डिफर्डमेंट है, तो हर साल कितना डिफर्डमेंट होता है, 4 लाख। तो हर साल कितना डिफर्डमेंट होता है, 4 लाख। तो अब यहां पे सोचो ठंडे दिमाग से, हर साल 4 लाख का डिफर्डमेंट होता। अब भैया आपने कब रिफंड किया है, एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, थर्ड ईयर में जाने के बाद आपने इसको रिफंड किया है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो, तो भैया बैलेंस ऑफ डीजीजी कितना है एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, 3rd ईयर के एंड में कितना बैलेंस है, 20 लाख माइनस 20/5 × 3, 3 साल का होगा डेप्रिसिएशन, तो सॉरी डिफर्डमेंट, तो कितना आएगा 8 लाख। तो आपके जो डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है उसमें बैलेंस कितना 8 लाख। कैसे है भैया, मैं फिर से समझाता हूँ। 20 लाख टोटल ग्रांट है, माइनस कर दो 20/5 कर दो, 20 क्या है ग्रांट का वैल्यू है, 5 डिफर्डमेंट पीरियड है, इंटू 3 क्यों किया, 3 साल ऑलरेडी हो चुका है। तो टोटल अभी तक बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, 8 लाख राइट नाउ एंड ऑफ 3rd ईयर। तो भैया इस 8 लाख को पूरा डीजीजी को डेबिट कर दो, क्योंकि जब ग्रांट मिला था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीजीजी किया था, याद आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीजीजी किया था जब ग्रांट मिला था। और जब ग्रांट को रिफंड कर दोगे तो डीजीजी का जितना बैलेंस है उसको डेबिट कर देना। लेकिन रिफंड कितने का कर रहे हो, 10 लाख का, बैलेंस कितने का है बाबू, 8 लाख का, तो बाकी पीएल से एडजस्ट कर दो, पीएल अकाउंट डेबिट 2 लाख और कैश या बैंक को क्रेडिट कर देना 10 लाख से। तो याद क्या रखोगे, अगर बैलेंस डीजीजी में पड़ा हुआ है तो सबसे पहले डीजीजी में जितना बैलेंस है उसको रिवर्स करो, और अगर फुलफिल हो जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर डीजीजी में बैलेंस शॉर्टफॉल होता है तो पीएल से एडजस्ट कर देना, कहानी खत्म। ठीक है, तो दो केस समझे क्या। सबसे पहले अगर आपने गवर्नमेंट ग्रांट का रिफंड को, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव को डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट किए हो, उसका रिफंड को भी आप डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के हिसाब से ट्रीट करोगे, प्रोवाइडेड देख लो कि डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट से बैलेंस है कि नहीं। अगर डीजीजी में बैलेंस है तो एक काम करो, सबसे पहले डीजीजी में जितना बैलेंस है उसको रिवर्स करो, एंड अगर शॉर्टफॉल होता है ग्रांट रिफंड तो उसको आप पीएल से एडजस्ट कर दो, अगर शॉर्टफॉल नहीं है तो डीजी को डेबिट कर दो, कहानी खत्म। एंड अगर डीजी में कोई बैलेंस ही नहीं है तो डायरेक्टली उसको पीएल में चार्ज कर दो। लास्ट ऑप्शन ग्रांट ट्रांसफर टू कैपिटल। अगर क्या होता है कि अगर आपका ग्रांट जो आपको प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन के नेचर में मिला था
तो उस टाइम पे क्या एंट्री किए थे? जब प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन के नेचर में किया था तो क्या एंट्री किए थे मुन्ना, बोलो तो उस टाइम पे क्या एंट्री किए थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, याद आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यही तो एंट्री किए थे ना जब तुमको ग्रांट मिला था एज ए प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन। तो अब जब रिफंड करोगे, ये जब रिसीव हुआ था और जब आपका रिफंड होगा तो क्या एंट्री होगा? रिफंड होगा तो क्या होगा? कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर दो, एकदम सिंपल सा बात है। और पॉकेट से पैसा पैसा जाएगा कि नहीं? पॉकेट से पैसा जाएगा कि नहीं? तो बैंक को क्रेडिट कर देना, कहानी खत्म मुन्ना। आई होप सबको समझ में आ गया, यहां तक एकदम से क्लियर है भैया, ठीक है? अब इधर आ जाओ। ओके राजा, क्लियर है, समझ में आ गया? बढ़िया, मस्त भैया, एकदम समझ में आ गया, ठीक है? ये थर्ड वाला केस था। अब आगे आते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे एंट्री करके मैंने दिया है कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अमाउंट ऑफ रिफंड, ठीक है? लास्ट छोटा सा पॉइंट बचा है, वो है डिस्क्लोजर। क्या क्या डिस्क्लोजर चाहिए भैया, ठीक है? सबसे पहले देखो डिस्क्लोजर आपके यहाँ पे बुक्स में दिया, तो मैं आपके बुक्स को रेफर करना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मैं तो शॉर्ट में लिखा था। तो अगर मैं आपके बुक्स का डिस्क्लोजर देना चाहूंगा तो डिस्क्लोज क्या क्या कर देना। हाँ दोनों ही है, मेरा जो है वही है, ठीक है? दोनों ही है। देखो डिस्क्लोजर क्या करोगे आप, सिंपल सा बात है, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की हो फॉर गवर्नमेंट गन इंक्लूडिंग मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको डिस्क्लोज कर दो। मतलब भैया क्या आप कैपिटल अप्रोच फॉलो किए हो या तो आप इनकम अप्रोच फॉलो किए हो, उसको प्लीज लिख दो। उसको प्लीज लिख दो, कैसे किए हो? डीजीजी के थ्रू किए हो, ये तो पोस्ट ऑफ एसेट के साथ किए हो, कैसे किए वो लिख दो। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ग्रांट रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कितना आपने रिकॉग्नाइज किया है बुक्स में अभी तक, इंक्लूडिंग ग्रांट ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट गिवन एट कंसेशनल रेट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। या तो अगर आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट या तो कंसेशनल रेट में जो नॉन मॉनिटरी ग्रांट मिला है उसको भी प्लीज डिस्कस कर देना। तो ये दोनों डिस्क्लोजर चाहिए, आई होप सबको क्लियर है, ये दोनों डिस्क्लोजर आपको करने हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे नोट्स में भी लिखा है तो आपको इजी होगा, मैं शॉर्ट में लिख के दिया हूँ कि कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की हो ये डिस्कस कर देना। एंड दूसरा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कितना अमाउंट एंड क्या नेचर का है उसको रिकॉर्ड कर। दैट्स ऑल गाइस, दैट्स कंप्लीट योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 का डिवीजन। लेकिन मुन्ना यहाँ पे आपका भाई आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, क्या सीखा है भैया? कॉन्सेप्ट तो बढ़िया समझता है भैया, उसके साथ आप थोड़ा क्वेश्चन भी तो इंपॉर्टेंट दे दो, रिवीजन करवा दो ताकि एक बार से रिवीजन हो जाए पूरा। चलो मुन्ना क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन, आपके 5.5 के क्वेश्चन मैंने लेके रखा है। ये क्वेश्चन मैं मस्त है, इसको फॉलो करें, कुछ भी दरकार नहीं, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल के रखा है फॉर योर प्रैक्टिस इफ यू वांट टू। चलो मुन्ना देखो आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे ये है ना मैथ है, मैथ में आपके टोटल 4 क्वेश्चन है, ठीक है? अच्छा इसको भी मैं पढ़ाऊंगा अभी, कंपेरेटिव प्रोविजन अंडर इंड एंड एज 12, इसको भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी अभी शुरू करूंगा, इसको पढ़ाऊंगा कि ये क्वेश्चन में एक बार आया है, कौन से ईयर में आया है मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है? इंडेस 20 एंड एज 12 के बिटवीन डिफरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है डिलिमिटेड, ये जो 12 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है? इसके बाद ये जो जेड लिमिटेड वाला क्वेश्चन है 13 एंड जो 14 इलस्ट्रेशन है, सारे क्वेश्चन मैंने अपने क्वेश्चन बैंक में डाल के रखा है, तो मैं वहां से आपको रिवाइज करवाऊंगा, आपके लिए इजी होगा, ठीक है? चलो मुन्ना एक बार समझते हैं इसको, ठीक है? इधर आ जाओ, अपना क्वेश्चन बैंक में आ जाओ, एक ही बात है, ठीक है? और जो भी अभी तक देख रहे हो मुन्ना, बिना लाइक एंड सब्सक्राइब किए कहीं पर मत जाना, क्योंकि भाई को थोड़ा कष्ट होगा, ठीक है? जरूर सब्सक्राइब करना मुन्ना, ठीक है? 1 सेकंड वेट करना, मैं थोड़ा यहाँ पे देख लेता हूँ। चलो मैं एक बार इसको डाउनलोड कर लेता हूँ फटाफट करके, ठीक है? आ जाओ मुन्ना, डाउनलोड कर लेते हैं एक बार, इसको फटाफट करके डाउनलोड कर लेते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, डाउनलोड कर लिया मैंने, इधर आ जाओ राजा, इधर आ जाओ, हो गया डाउनलोड। चलो ये आपको टेलीग्राम चैनल के में मिल जाएगा, आप वहां पे जाओ, ज्वाइन करो और एंजॉय करो। वहां पे मैं क्वेश्चन देना भी शुरू किया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एमसीक्यू, 20 दिन बचा है, अगर 20 एमसीक्यू भी अच्छे से करके जाते तो आपका एकदम सॉलिड मार्क्स कवर हो जाएगा। देखो गाइस, सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो मैंने प्रॉमिस किया था भाई, वही क्वेश्चन एकदम, ठीक है? दिखा आ जाओ, डी लिमिटेड रिसीव 80 lakh फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एज सब्सिडी फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन द बैकवर्ड एरिया। डी लिमिटेड को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 80 लाख का ग्रांट दिया है, बोला है तुम जाओ बैकवर्ड एरिया में जाके फैक्ट्री सेटअप करो जहां पे कुछ नहीं है, मिलता है 200-300 जन का मतलब ये पॉपुलेशन है, ठीक है? हाउ डू यू ट्रीट द ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी? सबसे पहला बात भैया मैंने क्या सीखा था, जब भी आपको इस टाइप के लैंग्वेज दिखेंगे, बैकवर्ड एरिया, फैक्ट्री बनाने का, नोटिफाइड एरिया, तो क्या होता है वो होता है आपके नेचर ऑफ प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन। तो आपको इसको एज ए कैपिटल रिजर्व शो करना है एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व आपको बुक्स में एंट्री करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन भैया सुनो, अब जब आप कोई भी एस को शुरू करोगे लिखना ना, आप कोई भी एस को जब लिखना शुरू करोगे तो मेरा आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज इसमें थोड़ा कोशिश करना, ध्यान देना, ठीक है? देखो कैसे लिखते हैं इसको, एक बार इस एस को हम लोग लिखेंगे अपन लोग तो थोड़ा क्लियरिटी आएगा, ठीक है? देखो क्या लिखेंगे,
सबसे पहले लिखना एज पर, ओके, एज पर एज 12। और कैसे लिखते हैं देखो, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, ग्रांट in the nature of promoters contribution, grant in the nature of promoters contribution should be credited to capital reserve, treated as a capital investment। समझा बात? देखो मैंने थोड़ा इजी किया लैंग्वेज, बुक्स में जो दिया उसको छोड़ो, ये वाला लाइन आप देखो अच्छे से क्या लिखा है मैंने, देखो एज पर एज 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ट्रीटेड एज ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ट्रीटेड एज ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट मुन्ना। उसके बाद देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ये लिख दिया आपने, हो गया। अब मेरा वाला ये लाइन जो है ना, इसको कॉपी पेस्ट मारो, लिखो, मैं फिर से रिपीट करवा देता हूं, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, grant in the nature of promoter's contribution should be credited to capital reserve, treated as a capital investment। अब इसके बाद देखो क्या लिखा है, these are credited direct to the shareholders fund। अच्छा, D Limited should credit the amount 80 lakhs to capital reserve and the same would get reflected in the balance sheet। बस यहां तक लिखोगे तो काम चल जाएगा, मेरा वाला लिख देना और यहां से यहां तक लिख देना, पूरा मार्क्स मिलेगा। यहां से यहां लिखना पूरा मार्क्स, क्योंकि मैंने पूरा प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर लिखा, मैंने आपको इजी करवा दिया। बुक्स में थोड़ा लैंग्वेज को वेरिएशन दिया था, मैंने थोड़ा खेला नहीं, मैंने इजी कर दिया लैंग्वेज। आई होप सबको क्लियर है। क्वेश्चन 1 कवर, ओके गाइस, याद रखना ये रिवीजन है, मैं थोड़ा बहुत लिख के आपको दे रहा हूं, प्रैक्टिस आपको करना है, अभी भी अच्छा खासा टाइम है, थोड़ा थोड़ा 5-6 क्वेश्चन हाथ से लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ताबड़तोड़ मजबूती आएगा हाथ में, तुम लिख सकते हो। बिना लिख के एस पढ़ के जाओगे दिक्कत आ जाएगा, लिख लो गाइस प्लीज, देयर इज नो आपका ऑल्टरनेटिव अवेलेबल टू योर हैंड राइटिंग। आप जितना हैंड रिटन प्रैक्टिस करोगे उसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं, चाहे मैं जितना भी रिवीजन करवा दूं, आप एग्जाम हॉल में जाकर भूल जाओगे। सो प्लीज मेक श्योर यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट, ठीक है। इधर आ जाओ, अब बिग बॉक्स का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने बोला था ना कवर करूंगा आपका स्टडी मेट का। बिग बॉक्स लिमिटेड स्टार्टअप परचेज ऑन April 1, 2020, मशीन का वैल्यू है 44,85,000, ठीक है, इन रिलेशन टू विच इट रिसीव 7,35,000 ग्रांट। तो भैया 44,85,000 में आपको 7,35,000 ग्रांट मिला, ठीक है। द कंपनी डिसाइडेड टू ट्रीट दिस ग्रांट एज ए कैपिटल रिसीव, ठीक है, कैपिटल रिसीव ट्रीट कर दिया। इट इज एस्टिमेटेड दैट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ 4 साल 15,36,000, 15,36,000 इज योर रेसिडुअल वैल्यू, 4 साल इज योर लाइफ। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 the grant become refundable as the startup company failed to complete the necessary terms and condition of the grant। तो ये बिग बॉक्स एक स्टार्टअप कंपनी है, तो एज ए प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन इसको मिला था, लेकिन कैसे होगा एडजस्टमेंट मैं दिखा से कहूंगा। You are required to calculate the amount of depreciation that is to be charged to the statement of P&L for the year 22-23 and 23-24 given that the company follows straight line method of charging depreciation। तो मुन्ना सुनो ना, आपका डेप्रिसिएशन कितना पीएल में चार्ज करोगे 22-23 एंड 23-24 के लिए, उसको बताना अगर वो डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड में करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। बिफोर स्टार्टिंग 2 पॉइंट हाईलाइट कर लो। सबसे पहले तो एक कैपिटल रिसीव्ड है क्योंकि एक स्टार्टअप है, दूसरा 4485 मिला है एंड 735 का आपका ग्रांट मिला है, 4 साल का जिंदगी है, 1536 का रेसिडुअल वैल्यू है, 22-23 रिसीव कब हुआ है 20 को, 22-23 में ग्रांट रिफंडेबल हो गया क्योंकि कुछ कंडीशन कंपनी फेल हो चुका है, ठीक है, मतलब 20-21 एंड 21-22 ये 2 साल आप एसेट का वैल्यू का डेप्रिसिएशन करोगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले वो थोड़ा आपको लिखना है, राइटिंग लिखना है, जैसे मैंने बोला था नॉर्मली देखो कैसे लिखा है। As per AS 12, the amount refundable in respect of government grant is related to specific fixed asset is recorded by increasing the book value of the asset or by reducing the capital reserve or the deferred income balance। सिंपल सा लिखा है कि as per AS 12 जो भी अमाउंट रिफंडेबल होता है उसको आप चाहे एसेट के कॉस्ट के साथ एडजस्ट करके एसेट की कॉस्ट बढ़ा दो, या तो डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट को रिवर्स कर दो, या तो जो भी शॉर्टफॉल होता है पीएल में चार्ज कर दो, या तो कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर दो, वही लिखा है देखो। If the in respect of grant related to the specific fixed asset is recorded by increasing the book value of the asset or by reducing the capital reserve or the deferred income balance as appropriate by the amount refundable, जितना amount refundable है, in the book value of the asset is increased, depreciation is provided on the revised book value। याद रखना अगर आप एसेट के वैल्यू के साथ एडजस्ट करते हो, जो हम लोग ने एग्जाम्पल में सीखा था, तो आपका जो रिवाइज डेप्रिसिएशन होगा
वो आपका ग्रांट को ऐड करने के बाद जो रिवाइज कॉस्ट आएगा एसेट का उसके ऊपर होगा, रिवाइज कैरिंग अमाउंट नॉट द कॉस्ट, ठीक है। अब देखो मुन्ना एग्जाम्पल, कॉस्ट एसेट का कॉस्ट कितना था 4485, उसके साथ ग्रांट माइनस कर दिया, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एसेट के कॉस्ट के साथ एडजस्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे एसेट के कॉस्ट के साथ एडजस्ट कर दिया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो कैपिटल रिसीव लिखा है, कैपिटल रिसीव लिखा है, यहाँ पे इस कैपिटल रिसीव का आपकी इंस्टीट्यूट ट्रीट किया है, ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट ने ट्रीट किया है। मैं होता तो इसको बोलता भाई देखो क्लियर है, स्टार्टअप है ना, तो स्टार्टअप नॉर्मली क्या करते, स्टार्टअप नॉर्मली आपके गवर्नमेंट से जो मिलता है उसको प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन नेचर दिखाते। अगर प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन नेचर दिखाते तो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हो जाता, सिंपली कैपिटलिज्म को आपको डेबिट करना पड़ता। बट देखो इतना सारा इंफॉर्मेशन है, इंस्टीट्यूट तो ऐसे आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया, 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने इस कैपिटल रिसीव को एज ए कॉस्ट ऑफ एसेट से एडजस्ट करके दिखाया। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, इसको कैपिटल बोल का मतलब क्या है कि आपको जो वैल्यू मिला, आपको जो अमाउंट मिला है ग्रांट का, वो आप जो कैपिटल आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है इन द एसेट उससे एडजस्ट कर दो, दैट इज द मीनिंग गाइस। तो आपको थोड़ा इस तरह से थोड़ा खेलना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट थोड़ा खेलता है और कुछ नहीं। अगर कैपिटलिज्म दिखाते तो सिंपल हो जाता ना, सिंपली कैपिटलिज्म अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते, आपका कहानी खत्म, रिफंड का कोई हाथी घोड़ा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हाथी घोड़ा क्यों हुआ है पता है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ एसेट के साथ यहाँ पे एडजस्ट किया है। तो ये लैंग्वेज को आपको थोड़ा पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप बोलोगे भैया स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको बोल के दिया कि भैया कैपिटल रिसीव का नेचर होगा, तो आप इसको ऐसे क्या दिखाओगे, एज ए कॉस्ट ऑफ एसेट के साथ एडजस्ट किया। तो देखो 44 से 735 माइनस करोगे तो नेक्स्ट कॉस्ट आ गया। अब भैया देखो 4 साल का जिंदगी है, एसएलए मेथड में होगा 1636 का आपका, सॉरी 1536 का आपका क्या है रेसिडुअल वैल्यू है, तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा देखो 3750 ये वाला माइनस आपका रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाई 4, तो कितना का 553,500। अब आपको कितना साल टोटल एसेट कब अब रिफंड किया हो 22-23 को, ग्रांट कब रिफंड किया 22-23 को, तो भैया 20-21-21-22 इस 2 साल का डेप्रिसिएशन होगा, तो कितना होगा देखो नेट अमाउंट जो भी है 4 से डिवाइड करोगे इंटू 2 कर देना, मतलब 553,500 इंटू 2 मतलब 11,07,000। अब भैया देखो आपके बुक वैल्यू 2 साल पहले था 3750, 2 साल बाद 11,07,000 चार्ज करने के बाद 26,43,000, ठीक है क्लियर। तो भैया ग्रांड रिफंड कितना करोगे पूरा अमाउंट 7,35,000, तो नया बुक वैल्यू कितना होगा 3378 गाइस, क्लियर है। तो रिमेनिंग लाइफ कितना बचा अभी भी 2 साल, तो 2 साल से डिवाइड करोगे तो 9,21,000 आपका क्या आएगा डेप्रिसिएशन आफ्टर डिडक्टिंग द रेसिडुअल वैल्यू। 3378 है आपका कैरिंग वैल्यू, माइनस करोगे ना रेसिडुअल वैल्यू उससे, तो डिवाइड करोगे 2 को, तो मेरा 9,21,000 है। आई होप सबको क्लियर है, मस्ती में क्लियर है, बहुत इजी वाला क्वेश्चन था, कुछ नहीं था यहाँ पे, सीखने वाला एक ही बात था, वो क्या था कि आपको रिवाइज्ड कॉस्ट कैसे निकालना है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है, दैट्स ऑल। अब भैया आपके स्टडी मार्ट का थर्ड वाला क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है। जेड लिमिटेड हैज सेट अप इट्स बिजनेस इन डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया which entitle it to receive as per public scheme announced by the government of India a subsidy of 25% the cost of investment। जितना इन्वेस्टमेंट लगाएगा जेड लिमिटेड उसका 25% उसको ग्रांट मिलेगा, ये सिंपल सा आपका लॉ है। हैविंग फुलफिल द कंडीशन लेट डाउन अंडर द स्कीम द कंपनी इन्वेस्टमेंट 100 लाख इन द कैपिटल एसेट ड्यूरिंग इट्स अकाउंटिंग ईयर एंडिंग 31 मार्च। 31 मार्च में उसने 100 लाख लगा दिया, रिसीव्ड ऑफ 25 लाख सब्सिडी इन जैन 23, मतलब उसके नेक्स्ट मार्च 23 अकाउंटिंग ईयर में, ओके कंपनी का बस इन्वेस्टमेंट था 100 लाख कैपिटल एसेट में किया था, और 25 लाख का सब्सिडी उसको 2 महीना पहले मिल गया था। द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी वुड लाइक टू रिकॉर्ड द रिसीव एज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू एंड टू रिड्यूस द लॉसेस ऑन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 23, इज दिस एक्शन जस्टिफाइड। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, आई होप सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो समझो 100 लाख का टोटल ग्रांट मिला यहाँ पे, ठीक है, 25 लाख, सॉरी ओहो सॉरी गाइस, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 100 लाख का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है गाइस, 25 लाख का आपको यहाँ पे ग्रांट मिला है गाइस, ठीक है, 25 लाख का आपको यहाँ पे ग्रांट मिला है गाइस। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला बात क्या है, बोला कि ये जो ग्रांट मिला है ना इसको रेवेन्यू बोल के रिकॉर्ड कर दिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया एंड पीएल से माइनस करके दिखा दिया। आज आप डिफर नहीं किया, पीएल से चार्ज किया, डायरेक्ट पीएल में जाके दिखा दिया, इसको डायरेक्ट पीएल में बुक कर दिया, तो ये एक्शन करेक्ट है क्या नहीं है वो मुझे बताना है। सबसे पहले देखो यहाँ बहुत सिंपल है, एक चीज समझो, कंपनी को जो ग्रांट मिला है, ग्रांट अगर रिलेट टू द डेप्रिशिएबल एसेट होता है तो उसको 2 तरीके से कर सकते हैं। ये क्या है डेप्रिशिएबल एसेट है ना, इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ओके। सबसे पहले समझो अगर डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट में आपको कोई भी ग्रांट अवेल होता है, 2 ट्रीटमेंट होगा, आइदर कॉस्ट ऑफ एसेट से माइनस कर दो
या तो आप उसको डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बोल के शो कर दो। किसने बोला है आपको कि उसको पीएल में जाके चार्ज करने के लिए? किसने? कहां पर? लॉ में तो लिखा नहीं है। लॉ में प्रोविजन में लिखा है क्या भैया? नहीं लिखा नहीं। सुनो, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेट टू द डेप्रिशिएबल फिक्सेस, अगेन द सेम राइटिंग, ठीक है। प्रोविजन लिखना है। जब तक आप ये नहीं लिखोगे गाइस, मार्क्स नहीं मिलने वाला है, बहुत कम मिलेगा। तो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज प्रैक्टिस इट आउट। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको थोड़ा बताने का, थोड़ा आराम से चलने का, ताकि आप मेरा बात सुनकर लिखो, नहीं तो नहीं होगा, बिलीव करो, लिखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ग्रांट रिलेट टू द डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट टू बी ट्रीटेड एज deferred income which should be recognized in the profit and loss account on a systematic and rational basis over the useful life of the asset. Such grants should be allocated to income over the period and in proportion in which depreciation on those assets is charged. सिंपल सा बात लिखा है कि भैया अगर आप कॉस्ट ऑफ एसेट से एडजस्ट कर दो तो कॉस्ट ऑफ एसेट से एडजस्ट कर दो, या तो आप एक काम करो, डिफर्ड दिखा रहे हो ना, तो डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को लाइफ ऑफ एसेट के हिसाब से आप डिफर करते चलो, उसको पीएल में ट्रांसफर करो हर साल। The company received 25 lakh subsidy. Okay. In view of the above provision under AS12, the subsidy amount 25 lakh received should not be credited to the PL account for the year end 31st March. The subsidy should be recognized and credited to the PL in proportion to the depreciation charge over the life of the asset. मतलब इसने क्या किया गलती? भैया देखो, मैंने आपको क्या बोला था, ये जो 25 लाख का ग्रांट मिला है, इसको आपने एक ही बार में पीएल में दिखा दिया। अरे आप तो ये डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर है, तो आप इसको ऐसे डीजीजी दिखा दो। आप एसेट को कॉस्ट से माइनस नहीं करोगे, आई अंडरस्टैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस ट्रीटमेंट को गलत किए हो, आपको इसको सही करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इस ग्रांट को एसेट के लाइफ के हिसाब से आप इसको क्या करोगे, डिफरमेंट करोगे। दैट्स ऑल, सिंपल। समझ में? फिर से लाइन पढ़ के देता हूं, देखो क्वेश्चन एक बार देख लो, यहां पे मैं बताता हूं। द कंपनी अकाउंटेड जो है रिसीव्ड एज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू, इसको रेवेन्यू पकड़ लिया और इसको प्रॉफिट एंड लॉस के लॉस से माइनस कर दिया। आजा, तुमको कौन बोला था रेवेन्यू दिखाने के लिए? इसको थोड़ी ना रेवेन्यू ऐसा होता है, इसको तो डिफर रेवेन्यू बोलोगे आप, जो एसेट का लाइफ है उसके हिसाब से चार्ज करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, द सब्सिडी एज पर AS12, द सब्सिडी अमाउंट ऑफ 25 lakhs received should not be credited to the P&L for the year ending 31st March 23. The subsidy should be recognized and credited to the P&L in proportion of depreciation charge over the life of the asset. जितना एसेट का लाइफ होगा उसके हिसाब से आप चार्ज करते हुए चलोगे। दैट्स ऑल भैया। अब आ जाओ भैया, सबसे पहले जून 23 का क्वेश्चन देख लो, जो अभी मैं आपको बताने वाला था, एक बार आया था, और इसको पढ़ के जाना। इंडेस 20 एंड एस 12 का डिफरेंसेस। इंडेस 20 जो आपके आप पढ़ोगे सीएफआर में जाके, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो आप सीएमए फाइनल में पढ़ोगे, उसके साथ इसका डिफरेंस सुनो अच्छे से। ये क्वेश्चन सबसे पहले AS12 में नो स्पेसिफिक गाइडेंस एज डज नॉट डील विद अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। भाई AS12 में सिर्फ जो भी आपका डेप्रिशिएबल एसेट है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में डीलिंग करता है। डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इंडिकेशन ऑन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। अगर आपको दूसरा कोई गवर्नमेंट असिस्टेंस मिलता है जो कि AS12 में डिस्कस हम लोग नहीं करते, उसको इंडेस 20 में हम लोग डिस्कस करते हैं। मतलब दिस इज अ बड़ा भाई ऑफ AS12, इंडेस 20 इज अ बड़ा भाई ऑफ AS12, ठीक है। मतलब फर्दर डिस्क्लोजर रिक्वायर विद रेस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट असिस्टेंस, ठीक है। इंडेस 20 में गवर्नमेंट ग्रांट एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन आर स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड। गवर्नमेंट ग्रांट इन द नेचर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। उसमें रिकॉर्ड करते ही नहीं मुन्ना, समझो। यहाँ पे हम लोग कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो होता है उसको प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन ट्रीट करते हैं, उसको अलग से रिकॉर्ड करते हैं एज ए कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे उसी चीज का है ही नहीं इंडेस 20 में, ठीक है। इसके बाद ग्रांट्स फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट आर रिक्वायर्ड टू बी शोन एज कैपिटल रिजर्व अंडर शेयरहोल्डर्स फंड। अब यहाँ पे देखो, प्रोहिबिशन ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट डायरेक्टली टू शेयरहोल्डर्स फंड, साफ साफ लिखा है कि आप शेयरहोल्डर्स फंड के अंडर में नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखो कैपिटलिज्म में लिखा है। कैपिटलिज्म कहां पे दिखाओगे? रिजर्व एंड सरप्लस में। लेकिन इंडेस 20 में शेयरहोल्डर्स फंड में मत दिखाना, गलत है भाई। इंडेस 20 इज मच मोर, आपका मतलब बोल सकते हो उसको मतलब अच्छे से करके दिखा है, पॉलिश्ड वर्जन है। एस तो एक नॉर्मल वर्जन है, इंडेस 20 और पॉलिश वर्जन है, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनीज को लगता है। एंड अगर अनलिस्टेड भी हो तो उसका टर्नओवर के ऊपर अगर होता है तो उस टर्नओवर उस लिमिट के ऊपर होता है तो उसको लगता है। तो इंडेस इज मस्ट मच मच पॉलिश्ड वर्जन, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ नॉन मॉनेटरी ग्रांट एट एक्विजिशन कॉस्ट और नॉमिनल वैल्यू। अगर मान के चलो कि आपका जो नॉन मॉनेटरी ग्रांट है उसको एक्विजिशन कॉस्ट में रिकॉर्ड कर सकते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा तो नॉमिनल वैल्यू। यहाँ पे रिकॉग्निशन ऑफ नॉन मॉनेटरी ग्रांट एज अ फेयर वैल्यू, बढ़िया भैया। सुनो, यहाँ पे नॉन मॉनेटरी ग्रांट को हम लोग फेयर वैल्यू में रिकॉर्ड करेंगे। फेयर वैल्यू मतलब जो मार्केट के डिमांड के हिसाब से आपके होते हैं, एक्सपेक्टेड जो वैल्यू। यहाँ पे वो सब कुछ नहीं, आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो नॉमिनल वैल्यू, या तो आपने अगर परचेस किया हो कंसेशन रेट पे तो एक्विजिशन कॉस्ट में रिकॉर्ड कर लेना। दैट्स ऑल।
नो ऑप्शन टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ग्रांट फ्रॉम द बुक वैल्यू ऑफ एसेट। इंडेस 20 में एसेट के वैल्यू के साथ माइनस करके दिखाता ही नहीं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ग्रांट फ्रॉम द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, यहाँ पे हम लोग बुक वैल्यू ऑफ एसेट से माइनस करते रहेंगे, यहाँ पे माइनस नहीं करते। ठीक है, इधर आ जाओ भाई। दिसंबर 23 का क्वेश्चन, हर एग्जाम का क्वेश्चन मेरे पास है आप लोगों के लिए, तो इसको मैं कवर कर रहा हूँ। एबीसी लिमिटेड रिसीव द फॉलोइंग ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली फॉर इट्स न्यूली स्टार्टेड फार्मास्यूटिकल बिजनेस। तो एक नया फार्मास्यूटिकल बिजनेस स्टार्ट किया है। 20 lakhs रिसीव फ्रॉम इमीडिएट स्टार्टअप बिजनेस विदाउट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं। याद है ना क्या करेंगे, कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करेंगे। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 20 लाख आपको मिला है और आप इसको कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर देना, क्योंकि ये स्टार्टअप है। याद आ रहा है थोड़ा बहुत। 50 लाख रिसीव फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट of drugs required for the treatment of cardiovascular disease with the following conditions: that the drugs are available to the public at 20% cheaper from current market price, and the drugs should be in accordance with the quality prescribed by the World Health Organization. सबसे पहले देखो, आपको जो 50 lakhs का अमाउंट मिला है ना, आपको जो भी यहाँ पे 50 lakhs का अमाउंट मिला है, सबसे पहले तो आपको जो 50 lakhs अमाउंट मिला है वो डेवलपमेंट के लिए, क्या चीज के, कार्डियोवास्कुलर डिजीज बोल के कुछ है, उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको मेडिसिन बनाना है। तो इसमें साफ साफ लिखा कि ड्रग्स आर अवेलेबल टू द पब्लिक एट 20% चीपर, 20% चीपर में आपको मिलेगा। ये आपको कंडीशन, मतलब आप जो ड्रग्स बनाओगे मार्केट में 20% चीपर में डेफिनेटली आपका प्राइस होना चाहिए। ठीक है, एंड ड्रग्स शुड बी इन अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी प्रिस्क्राइब बाय द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में, दो चीज, स्टार्टअप का कॉस्ट मिला, 50 लाख रुपीज आपको डेवलपमेंट करने के लिए मिला। 2 एकर्स ऑफ लैंड रिसीव फॉर सेटअप ऑफ द प्लान, प्लान को सेटअप करने के लिए 2 एकड़ लैंड मिला आपको। इट ऑल्सो रिसीव 2 लाख रिसीव फॉर परचेज ऑफ मशीन ऑफ रुपीज 10 lakhs। यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 years। Depreciation on this machine is to be charged on a straight line basis. How should ABC Limited recognize this government grant in the books of accounts? सबसे पहले तो 2 एकड़ का लैंड मिला है भैया। उसके बाद इट ऑल्सो रिसीव 2 लाख रिसीव फॉर परचेज ऑफ मशीन ऑफ रुपीज 10 लाख, तो 2 lakhs मिला है। कोई 10 लाख के एसेट खरीदने के लिए, लाइफ है 5 साल का, डेप्रिशिएशन SLM बेस में चार्ज होगा। आप कैसे रिकॉर्ड करेगा वो बताओ, चारों अलग अलग केस है। ठीक है, बहुत ईजी है, मैं आपको सारी चीजें ईजी तरीके से बताऊंगा, आपको ईजी लगेगा एक एक करके। सबसे पहला वाला बात क्या था, 20 लाख मिला है स्टार्टअप करने के लिए, तो इसको कैपिटलिज्म में डाल दो। देखो यहाँ पे क्या लिखा, इधर आ जाओ। थोड़ा लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि जो भी लिखा है यहाँ पे पूरा कॉपी पेस्ट, नो मुन्ना, ये तो आपके इंस्टीट्यूट के मैट में लिखा है और मैंने सजेस्टेड आंसर से लिया है। आपको कुछ पॉलिश भी खुद करना पड़ेगा। ठीक है, एज पर एज 12 certain circumstances government grant is awarded for the purpose of giving immediate financial support to an enterprise rather than its incentive to the undertake specific expenditure. Such grant may be confined to an individual enterprise and not may be available to whole class of enterprise. These circumstances may warrant taking the grant. मुन्ना क्या लिखा है ना, सीरियसली छोड़ो। सिंपल सा बात है कि आपको 20 lakhs मिला है फॉर द पर्पज ऑफ स्टार्टअप बिजनेस। दिस शुड बी रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L इमीडिएटली एज देयर इज नो कंडीशन अटैच्ड टू द ग्रांट। अच्छा, यहाँ पे ग्रांट में कोई कंडीशन अटैच नहीं है, तो आपको यहाँ पे इसको PL में चार्ज करने के लिए बोला। एक काम करो, इधर आ जाओ मुन्ना, इधर आ जाओ, एक चीज दिखा दूंगा। ठीक है, इधर आ जाओ एक सेकेंड। ओ, अगर कोई कंडीशन अटैच नहीं है, अगर कोई, सॉरी मैंने वहां पे गलत बोला था, कैपिटलिज्म नहीं, सॉरी, अगर कोई भी कंडीशन आपके अटैच नहीं है ना मुन्ना, तो उसको PL में डायरेक्ट चार्ज कर दो। कंडीशन अटैच होगा तभी तो जाके कैलकुलेशन करेंगे, बिना कंडीशन का होगा तो मस्ती मजाक करेंगे। ठीक है, PL में डायरेक्ट चार्ज कर दो, वही किया है। देखो आपको उतना सोचना नहीं है, यहाँ पे जो बोला है ना इतना हाथी घोड़ा, इतना सोचना नहीं है। सिंपल सा बात है, आपको यहाँ पे 20 लाख रुपीज जो आया है वो आप डायरेक्टली PL में इमीडिएटली चार्ज कर दो, क्योंकि कोई भी कंडीशन अटैच ही नहीं है। ठीक है, समझे बात। तो थोड़ा प्रोविजन के ऊपर ध्यान देना, प्रोविजन में थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको क्लैरिटी आएगा। ठीक है, इतना हाथी घोड़ा लिखने का दरकार नहीं, इतना लिखोगे चल जाएगा। इसका 2 नंबर केस, 50 लाख जो मिला है 20% चीपर में ड्रग्स आपको अवेलेबल करवाना है मार्केट में, एंड WHO का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। इधर आ जाओ। As per age 12, grant related to the revenue are sometime presented as a credit in the profit and loss account। ये सबको पता है कि अगर ग्रांट आपका रेवेन्यू के बेस में तो उसको आपको PL में चार्ज करना पड़ता है। यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए मिला है, either separately or under a general heading such as other income. Alternatively, they can be deducted in reporting the related expense. 50 lakh should be recognized in the PL account on a systematic basis over the periods with the entity recognized as expense in the related cost for which the grantor intended to compensate, provided that there is a reasonable assurance of the ABC will comply with the condition attached to the grant। कुछ समझा नहीं भैया, मैं समझाता हूँ। जैसे मान के चलो, ये जो मेडिसिन है ना, ये मेडिसिन बनाने में आपको 2 साल लग जाएंगे। ये जो ड्रग्स है आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए, ये आपको बनाने में 2 साल लग जाएंगे। या तो आपको WHO ने 2 साल का कंडीशन देके रखा कि 2 साल आपको कंटिन्यूसली ये मेडिसिन बनाना पड़ेगा, या तो 2 साल आप इस पर्टिकुलर मेडिसिन के फॉर्मूला को किसी को बेच ही नहीं सकते हो।
तो अगर आपको कंडीशन अटैच टू द ग्रांट है, कंडीशन अटैच टू द ग्रांट है, तो उसमें आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, कंडीशन अटैच टू ग्रांट है तो इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे, लेकिन इसमें जो पीरियड का आपका लिमिटेशन है 2 साल का, उसको आप आराम से सिस्टमेटिकली ओवर द लाइफ ऑफ द ऑब्लिगेशन, नॉट लाइफ, ओवर द पीरियड ऑफ ऑब्लिगेशन, आप उसको क्या करोगे, उसको राइट ऑफ करते हुए चलोगे। इधर आ जाओ राजा, इधर आ जाओ, देखो आपको मैं समझा दूं, इधर आ जाओ, क्या लिखा है देखो, यहां पे लिखा है, अच्छा ये मैं क्या, एक सेकंड यहां पे थोड़ा गलती हुआ मेरे से, तो कंडीशन कहाँ गया, कंडीशन कहाँ दिखा आपको, एक सेकंड रुकना तो, या ये थोड़ा, अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं, यहाँ पे एक चीज जो है, आई थिंक सो वहां पे एक चीज मिस्टेक था, वहां पे ना मैं आपको यहाँ पे बता, मैं पहले ही ठीक बोल रहा था, आई थिंक सो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया वहां पे कि बुक्स में ऐसा क्या, ये एक्चुअली सजेस्टेड आंसर से लिया हुआ है। एक चीज मैं बताऊं आपको, ये जो ग्रांट आपका मिला है ना, ये ग्रांट ग्रांट में कोई कंडीशन रच नहीं है, इन लोगों ने पीएल में चार्ज कर दिया है, लेकिन भैया मैं आपको एक चीज बताऊं, इसको आपको कैपिटलिज्म में लग जाना चाहिए था, क्योंकि प्रोविजन वही बोलता है, इंस्टीट्यूट ने आपको यहाँ पे बोल दिया कि आप इसको पीएल में चार्ज कर देना, लेकिन एक्चुअल में आपको ये कैपिटलिज्म में चार्ज होने चाहिए, क्योंकि कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं, वो तो आपका डीजीजी का बैलेंस का ये था, वो अलग था, सॉरी। तो आप तो ये थोड़ा याद रखना, यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक्स है, इंस्टीट्यूट के मैड में आपका प्रोविजन एरिया थोड़ा मिस्टेक्स है, इसको तो ठीक कर लेना, कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करना अगर आपके कोई भी कंडीशन अटैच नहीं है, ठीक है। अब सेकंड वाला केस में याद रखो, अभी अभी आपको मैंने सिखा था, अगर मान के चलो कोई कंडीशन अटैच होते, ठीक है, अगर आपके कोई कंडीशन अटैच होते, तो इस केस में देखो क्या है, इस केस में आपको इसको डिफर करने पड़ेंगे, एंड उसको आपको पीएल में चार्ज करते हुए चलना पड़ेगा, सेम कॉन्सेप्ट है, पीएल में चार्ज करो लेकिन उसको डिफर करोगे, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना, यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकलिटी आ जाएगा, ये दोनों प्रोविजन थोड़ा याद रखना, इसको कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करो, इसको कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करो, लेकिन इसको आप डेफरमेंट करो, और डेफरमेंट को पीएल के थ्रू करो, सिस्टमेटिक बेसिस में, जितना साल तक आपका पीरियड ऑफ ऑब्लिगेशन रहेगा, क्लियर, ओके। और इसमें फिर भी डाउट है तो इसे पॉज करो, देखो, नहीं तो मुझे मेरे से पूछ सकते हो, मैं इसके ऊपर और एक थोड़ा क्लैरिटी दे दूंगा, ठीक है, सिंपल। 2 एकड़ ऑफ लैंड रिसीव फॉर सेट ऑफ प्लान, अरे सेट ऑफ प्लान के लिए 2 एकड़ ऑफ लैंड मिला आपको, तो भैया ये सब तो हम लोग कर चुके हैं, तो नॉमिनल वैल्यू में रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि 2 एकड़ ऑफ लैंड फ्री में मिला है, जीरो कॉस्ट, तो इसको नॉमिनल वैल्यू में रिकॉर्ड कर लेना। तो एंट्री क्या होगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, तो क्या लिखोगे, बैंक लिख दोगे, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए का, ठीक है, या तो ग्रांट लिख दोगे गवर्नमेंट का 100 रुपए का, ठीक है, सिंपल, याद है। अब दूसरा केस भैया, अब देखो यहाँ पे 2 लाख आपको ग्रांट मिला 10 लाख के एसेट के लिए, तो एक काम करो, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे पता है, सबसे पहले माइनस कर देना, तो सबसे पहले माइनस कर देना, 10 लाख से 2 लाख माइनस कर देना, क्योंकि देखो डिप्रिशिएबल एसेट के लिए आपको ग्रांट मिला है, तो आप एक काम करो, एसेट के कॉस्ट से एडजस्ट कर दो, और उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा उसको आप डिप्रिशिएशन चार्ज करो, जैसे कि 10 लाख का एसेट का कॉस्ट है, 2 लाख का ग्रांट है, तो 8 लाख का दिखाओ, एंड 5 साल तक डिप्रिशिएशन करोगे, तो 5 साल तक डिप्रिशिएशन चार्ज कर दो, 1.6 लाख पर ईयर का डिप्रिशिएशन होगा। अब इस तरीके से करो, या तो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, आप डेप्रिशिएशन 10/5 करो, 2 लाख हर साल, एंड जो ग्रांट 2 लाख का है ना उसको भी डेफर करो 5 साल, मतलब हर साल 40,000। तो सबसे पहला वाला कंडीशन है कॉस्ट ऑफ एसेट, पहला वाला आपका ये क्या बोलते हैं, पहला वाला ऑप्शन है आप ग्रांट को एसेट के कॉस्ट के साथ एडजस्ट कर दो, दूसरा वाला ये ऑप्शन क्या है, आप ग्रांट को एज ए डिफर्ड बोल के दिखा दो, जिस तरीके से आप डेप्रिशिएशन चार्ज करोगे सिस्टमेटिकली उस तरीके से आप ग्रांट को भी चार्ज करते हुए चलोगे। मुन्ना एकदम क्लियर है, ठीक है। चलो भैया आप आ जाओ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जून 24 क्या लिखा है देखो, स्टेट द प्रोविजन ऑफ एज 12 रिलेटिंग टू द प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप कैसे दिखाओगे उसके बारे में बताना है। तो भैया ये बहुत ईजी है, आप इसको थोड़ा पढ़ लेना, आई होप इतना तो आप मेरे लिए कर ही लोगे, इसको थोड़ा पढ़ लोगे, ये बहुत ईजी है, मैंने हम लोग ने बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने आपको ऑलरेडी प्रोविजन में, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा पढ़ो और आप भी थोड़ा लिखो, ठीक है। इसको पढ़ना मैंने अच्छे से दे दिया है, गो थ्रू कर लेना। इसके बाद और एक बढ़िया ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, ये आपके स्टडी मैट के भी क्वेश्चन है, एंड दिसंबर 24 में आया था, जून 25 में कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता, सुनो अच्छे से। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, अ फर्म एक्वायर्ड अ फिक्स्ड एसेट 850 lakhs ऑन विच ग्रांट रिसीव वाज 40%। एक एसेट मैंने परचेस किया है कितना का, 850 lakhs का, ठीक है, और ग्रांट मुझे कितना मिला मुन्ना, 40%। तो क्या मैं बोल सकता हूं, मैं आपका
यहाँ पे जो भी होगा, अच्छा 40% में 850 माइनस कर देना, तो कितना आएगा देखो, 850 माइनस आपका 340। तो भैया देखो मैंने एसेट के कॉस्ट के साथ ग्रांट को एडजस्ट कर दिया, मेरे हाथ में कितना बचेगा, 510 लाख। कितना बचेगा, 510 लाख। इसको मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, इसको रिकॉर्ड कर लूंगा, वही तो लिखना है मुझे, वही तो ट्रीटमेंट देना है। इधर आओ, द टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट इज 850 लाख, 40% ग्रांट मतलब 340 लैक्स। तो एसेट को कितना वैल्यू में शो करना है बैलेंस शीट में, 850 माइनस 340, 510 लाख में। दिस विल डेप्रिशिएटेड ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, capital subsidy received from the central government setting up a plant in the notified backward region, cost of the 9 lakh, subsidy received 250 lakh। तो नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में जाके सब्सिडी आप रिसीव किए हो, और वो भी 900 लाख का कॉस्ट का प्लांट है और सब्सिडी है 250 लाख। इसको एक काम करो ना, आप देखो इधर क्या किया है, सब्सिडी जो रिसीव हुआ है उसको उसको आप 250 लाख आप कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दो, बिकॉज वाई, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया है, तो आप कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दो। कैसे कर सकते हो, मैंने आपको सिखाया, याद है, मैंने आपको सिखाया था नहीं, याद है, प्लान को 900 लैक्स में बुक कर लो, एंड जो सब्सिडी मिला है, क्योंकि वो नोटिफाइड एरिया में आपको एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए मिला है, तो उसको आप ऐसे कैपिटलिज्म में शो कर दो, लाइक अ प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। कंप्लीट भैया, ठीक है। 225 लाख रिसीव फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू द एम्प्लॉय। अच्छा, आप अपने एम्प्लॉइज के मेडिकल फैसिलिटीज के लिए पैसा आपको मिला है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने आपको सिखाया था, याद है, अगर ग्रांट रिलेटेड टू द रेवेन्यू का नेचर है, तो आप कॉस्ट एंड रेवेन्यू दोनों को नेट करके दिखा सकते हो, या तो दोनों को अलग करके दिखा सकते हो। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, इधर आ जाओ। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर ग्रांट रिलेटेड टू द रेवेन्यू नेचर का है, क्या है, ग्रांट अगर रिलेटेड टू द रेवेन्यू नेचर का है, तो उसमें क्या करना है, आइदर आप कॉस्ट को सेपरेट अकाउंटिंग कर सकते हो, मतलब कॉस्ट टू बैंक कर दो एंड बैंक टू इनकम कर दो, या तो आप एक काम कर सकते हो, दोनों को सेम एंट्री मारो, लेकिन जब आप रिकॉर्ड करोगे तो आप सेपरेट अकाउंटिंग करोगे, या तो नेट ऑफ एक्सपेंस दिखा दो। दैट इज द टू थिंग्स वी हैव ऑलरेडी लर्न। सिमिलर यहां पे भी होगा, देखो आपको जो ग्रांट यहाँ पे मिला है ना 225 लाख, आप एक काम करो, 225 लाख को आप एक काम करो, 225 लाख को आप यहाँ पे एज ए नॉर्मली दिखाओ, डेफर्ड बोल के दिखा दो, इसको पीएल में एज ए सिस्टमेटिकली चार्ज करो। या तो आप ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, क्या पता है, आप नॉर्मली उसको जो कॉस्ट है उसको कॉस्ट के कॉस्ट में दिखाओ, और नॉर्मली इसको एज ए इनकम दिखा दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, इट इज अ केस ऑफ रेवेन्यू ग्रांट शुड बी शोन इन द पीएल अकाउंट इफ द मेडिकल फैसिलिटी आर टू बी प्रोवाइडेड ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, तो उसको आप दिखाओगे। एक चीज याद रखना, अगर मोर देन 1 ईयर होगा तो आपको डिफर करने पड़ेंगे, और अगर 1 साल का मेडिकल फैसिलिटीज था तो आपको उसको 1 साल में बुक करना पड़ेगा। एक चीज देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू द एम्प्लॉय, यहाँ पे कुछ लिखा है क्या दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा है, 1 साल या मल्टीपल ईयर्स, कुछ नहीं लिखा है ना। तो द बुक्स आर एज्यूमिंग, इंस्टीट्यूट आर एज्यूमिंग कि इसको मल्टीपल ईयर है, तो इसको हम लोग डेफर्ड इनकम बोल के जितना टाइम तक मेडिकल फैसिलिटीज देंगे उतना टाइम तक उसको डेफर करते हुए चलेंगे। अदरवाइज 1 साल के लिए दिखाओगे तो उसको पूरा ही अमाउंट आप पीएल में चार्ज करते हैं, दैट्स ऑल। तो भैया ये आपके सारे प्रीवियस के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आ जाओ, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा, अच्छा वाला क्वेश्चन करवाऊंगा आपको अभी, आपके कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी करने के लिए। ठीक है, इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10, और मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, प्लीज प्रैक्टिस कर लेना तो मजा आएगा। मैंने आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से रिविजन करवा दिया। ठीक है, डी लिमिटेड एक्वायर्ड मशीन 1417 20 लैक्स में, यूजफुल लाइफ है 5 साल, कंपनी अप्लाइड 1417 फॉर अ सब्सिडी टू द ट्यून ऑफ 80% ऑफ द कॉस्ट, तो 16 लाख का सब्सिडी मिला है। सैंक्शन लेटर रिसीव हुआ है नवंबर 20 में, कोई दिक्कत नहीं, नवंबर 20 में रिसीव हुआ है। द कंपनी फिक्स्ड एसेट अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल 2021 सोना क्रेडिट बैलेंस एज अंडर, मशीन ओरिजिनल कॉस्ट 20 लाख है, डेप्रिसिएशन एसएलएम के बेस में हुआ 17 18 18 19 19 20 12 लाख, ग्रांट रिसीव हुआ है 16 लाख, और बैलेंस आपका 8 लाख दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से अकाउंटिंग उन्होंने किया है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन हाउ शुड द कंपनी डील विद द एसेट इन दिस अकाउंट फॉर 2021, कैसे डील करेगा। एक चीज समझो, कंपनी को ग्रांट कब मिला है, अप्लाई किया था, ठीक है, और ग्रांट रिसीव कब हुआ है, नवंबर 20 में। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या पता है, यहाँ पे 20 लाख का मशीन है, उसका डिप्रिशिएशन चार्ज करने के बाद जब नवंबर 20 आया था उसका वैल्यू दिख रहा था कुछ आपका 12 लाख, सॉरी 8 लाख। अब एक चीज समझो गाइस, यहाँ पे आपको ग्रांट मिला 16 लाख, तो एसेट का वैल्यू तो नेगेटिव होगा, एसेट कैसे नेगेटिव दिखाओगे, थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है। 16 लाख का ग्रांट मिला है और 8 लाख का एसेट का वैल्यू है, तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो कैसे दिखाओगे बुक्स में, गलत हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि कैसे आप इसको डील करोगे, वो एक बार थोड़ा बता दो। करेक्ट, तो देखो कैसे डील करोगे, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे देखो, फ्रॉम द अबव अकाउंट
It is inferred that the company has deducted grant from the book value of the asset for accounting government grant. Accordingly, out of the 16 lakh that has been received, 8 लाख जो है उसको मशीनरी में क्रेडिट करो। दो पार्ट है ना इसका, 16 लाख। इसको दो पार्ट में बांटो, एक है 8 लाख, एक है 8 लाख। पहला 8 मशीन जो है उसके कॉस्ट से एडजस्ट कर दो। पहला 8 लाख जो मशीन के कॉस्ट से एडजस्ट कर दो, बाकी जो 8 लाख है उसको आप पीएल में चार्ज कर दो, खत्म। समझ में आया? Since already 12 lakh had been debited to P&L, so in the earlier year by way of depreciation charge, so 8 lakh transferred to P&L now would be partial recovery of that cost। क्योंकि पहले आपने ऑलरेडी 12 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया था, तो अभी अगर आप 8 लाख ग्रांट दिखाते हो तो ऑलमोस्ट आप कुछ कॉस्ट रिकवर कर लोगे। So there is no need to provide depreciation for the year 2021 and 2021-22 as the depreciation amount is nil। Obviously अगर एसेट का कॉस्ट नहीं होगा किसको बट डिप्रीशिएशन चार्ज कर। बहुत इजी है क्वेश्चन गाइस, आई होप सबको क्लियर है, एकदम इजी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ओके 10 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया गाइस। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन। क्रॉस वर्कर केस वर्कर लिमिटेड रिसीव्ड ए स्पेसिफिक ग्रांट 6 करोड़ फॉर एक्वायरिंग द प्लान 30 करोड़, एक चार्ट 16 हैविंग यूजफुल लाइफ 10 साल। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 ड्यू टू नॉन कंप्लायंस कंडीशन 6 करोड़ का ग्रांट पूरा रिफंड करना पड़ेगा। What should be the treatment of the grant if the grant was deducted from the cost of the plant during the financial 60-70 assume depreciation charge on as fixed under SLM method। बहुत इजी है। सबसे पहले देखो ग्रांट का कितना वैल्यू था, सॉरी एसेट का कितना वैल्यू था 30 CR, 6 करोड़ माइनस किया था क्योंकि ग्रांट उससे कॉस्ट से एडजस्ट होता बोला था यहाँ पे। if the grant was deducted from the cost of the plan, तो 24 करोड़ का ग्रांट वैल्यू था एसेट का, उसको आप अगर 10 साल डेप्रिशिएशन करते हो तो 2.4 इयर्स करके डेप्रिशिएशन 2.4 करोड़ करके डेप्रिशिएशन होगा। इज इट क्लियर? आपने कितना साल तक कर लिया था? 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, तो 5 साल कर लिया था 2.4 CR, तो कितना हो जाएगा इस 12 CR। तो अभी तक आपने 12 CR तक डेप्रिशिएशन चार्ज कर लिया था। तो आप मुझे एक चीज बताओ, एसेट का भी वैल्यू कितना बचा? 30 - 6 मतलब 24 - 12 मतलब 12 करोड़ का एसेट का वैल्यू बचा है। पूरा 6 करोड़ रिफंड कर दो तो कितना नया वैल्यू होगा? 18 CR। अगर 6 करोड़ अगर फिर से रिफंड कर दोगे तो 18 करोड़ का वैल्यू हो जाएगा। बैलेंस कितना बचा है ना? 30 करोड़ का वैल्यू था, 6 करोड़ का ग्रांट मिला तो 24 करोड़ हो गया था। उसके बाद 5 साल में 12 करोड़ का डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो अभी 12 करोड़ बचा है, करेक्ट। और 6 करोड़ का रिफंड हुआ तो ऐड कर दिया तो 18 CR हो गया। अब देखो क्या लिखा है, तो उसके बाद आप कैसे चार्ज करोगे? सिंपल सा बात है। तो अभी एसेट का वैल्यू 18 करोड़ हो गया, 5 साल का जिंदगी बचा है तो हर साल 3.6 करोड़ रिवाइज डेप्रिसिएशन होगा। याद रखना ये रिवाइज डेप्रिसिएशन है। क्या ये रिवाइज डेप्रिसिएशन? इजी है, मैंने आपको वहां पे समझा दी, ये लोग यहाँ पे करके किया। ये क्या है? रिवाइज डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया? क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर है। आई होप सबको एकदम पानी की तरह क्लियर है। मुन्ना ओ ओ ओ ओ ओ ओ आ जाओ। आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन में, एक सीखा 2-3 क्वेश्चन करवा दिया जहां पे एसेट के कॉस्ट के साथ एडजस्ट होता है। अब ये वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये आपका डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट मतलब डीजीजी वाला है। ये एक बार दिखा दूंगा तो आपके सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने घर में, ठीक है। देखो इधर एचपी लिमिटेड रिसीव्ड ए स्पेसिफिक ग्रांट ऑफ 30 lakhs फॉर एक्वायरिंग द प्लांट ऑफ 150 lakhs ड्यूरिंग 18-19, और वो भी 10 साल का जिंदगी है, ठीक है। तो 30 लाख ग्रांट मिला 150 लाख का एसेट के लिए। The grant received was credited to deferred income in the balance sheet as was not deducted from the cost of the asset। समझ में आ गया? डिफर्ड किया है 21-22 में ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ कंडीशन लेट डाउन द ग्रांट द कंपनी हैड टू रिफंड द होल ग्रांट टू द गवर्नमेंट। बैलेंस इन द डिफर्ड इनकम ऑन द डेट वाज 21 लाख। अच्छा, पूरा के पूरा ग्रांट को रिफंड करना पड़ा। टोटल 30 लाख के ग्रांट को रिफंड करना पड़ा, लेकिन जिस दिन ग्रांट रिफंड कर रहा था 21 लाख का बैलेंस बचा था। तो मुझे एक चीज बताओ दोस्त, यहां तक पढ़ के क्या समझ में आया? टोटल 30 लाख का ग्रांट था जो मिला था, इसको पूरा डीजीजी में दिखाया था। अभी इसमें से 21 लाख अभी भी डीजीजी में बैलेंस पड़ा हुआ है, तो ये पूरा डीजीजी को डेबिट कर देंगे हम लोग। जो भी बैलेंस पड़ा हुआ है पूरा डीजीजी को डेबिट कर देंगे। एंड बाकी जो 9 लाख का ऑलरेडी आपका डिफरमेंट हो चुका था, इसको हम लोग पीएल में डेबिट कर देंगे। समझ में? बहुत सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, यहाँ पे क्या लिखा है देखो। क्वेश्चन में लिखा है द कंपनी हैड टू रिफंड द होल ग्रांट टू द गवर्नमेंट। बैलेंस पड़ा हुआ है डीजीजी में कितना? 21 लाख, ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था? टोटल जितना ग्रांट रिफंड होगा उसमें अगर जितना भी डीजी का बैलेंस है उसमें पहले डेबिट कर दो, जो भी बैलेंस पड़ा हो उसको पीएल में डेबिट कर दो, बस खत्म। टू बैंक कर देना, हो जाएगा। अब क्या लिखा देखो, मशीन का वैल्यू अभी तक है 105 लाख,
what should be the treatment of the refund of the grant and the effect on cost of the fixed asset, the amount of depreciation to be charged in the year. सबसे पहले एक बात क्लैरिटी दे देता हूं, एसेट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तुमने तो एसेट के वैल्यू के साथ ग्रांट एडजस्ट किया ही नहीं था, तो कैसे चेंज होगा मुन्ना? कुछ चेंजेस नहीं होगा, जो भी चेंजेस होगा वो डीजीजी के अकाउंट में बैलेंस में चेंज होगा। तो क्या अकाउंटिंग होगा? तो इधर आ जाओ, समझा क्या? बहुत क्लियर एकदम पक्का। एज पर एज 12 accounting for government grant, the amount refundable in respect of a grant related to the specific fixed asset should be recorded by reducing the deferred income balance. To the extent of the amount refundable exceeds any such deferred credit, the amount should be charged to the P&L statement. सबसे क्लियर है? तो क्या करोगे यहाँ पे एंट्री? मैं आपको एक चीज बताऊं, आप ना जर्नल एंट्री करके दिखाओ, मार्क्स ज्यादा मिलेगा। मैं आपको ये सलाह देता हूं, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं, डीजीजी अकाउंट डेबिट कर दो 21 लाख से, पीएल अकाउंट को डेबिट कर दो मुन्ना 9 लाख से, टू बैंक कर दो आपका 30 लाख से। देखना आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगा, ऑल्दो यू आर गोइंग टू राइट इट, बट अगर ये कर दोगे ना तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। इन दिस केस द ग्रांट रिफंड 30 lakhs and balance in deferred income is 21 lakhs. 9 lakhs shall be charged to P&L account for the year. जो भी आपके पास बैलेंस नहीं है, जो रिफंड की हो बैलेंस नहीं है डीजीजी में, उसको आप क्या करोगे? पीएल में डेबिट कर दोगे। There will be no effect on the cost of the asset and the depreciation charge will be on the same basis as charged in the earlier. मैंने क्या बोला था? अगर एसेट को छेड़खानी नहीं करोगे, वो आपको छेड़खानी क्यों करेगा? किसी को छेड़ोगे तभी वो आपको छेड़ेगा ना, तो वो छेड़ोगे नहीं एसेट का, तो वो कैसे छेड़ेगा? एकदम क्लियर, समझ में आया? आई होप सबको समझ में आया। तो 8, 9, 10 यहाँ पे भी क्लियर हो गया मुझे, ठीक है। अब गाइस इधर आ जाओ, ये सेम है, ये कर लेना गाइस होमवर्क, सेम क्वेश्चन है। अभी अभी जो क्वेश्चन करवा के दिया है सिमिलर क्वेश्चन है गाइस, आई होप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है गाइस। प्रैक्टिस इट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। 11, 12 प्रैक्टिस होमवर्क, अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन करके दिए होमवर्क है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन करवा के दिया वो होमवर्क नहीं करोगे, प्रैक्टिस तो करोगे ना मुन्ना, नहीं तो समझोगे कैसे? सेम क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इग्नोर कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको इसको रिविजन पर्पस के लिए दे रहा हूँ। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन आ जाओ, एक ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही मैं ढूंढ रहा था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब कंपनी क्या क्या हद से काम करता है वो सोचो। संतोष लिमिटेड को ग्रांट मिला 8 करोड़ का फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप ए फैक्ट्री इन द बैकवर्ड एरिया। आउट ऑफ दिस ग्रांट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट 2 करोड़ एज ए डिविडेंड। 8 करोड़ का ग्रांट मिला है, 2 करोड़ उसने डिविडेंड बांट दिया है। बोला भाई शेयर होल्डर खुश है तो हम भी खुश है। तुमको कौन बोला है मुन्ना? मोदी जी ने तुमको बोला है कि तुमने दे दो ग्रांट को डिविडेंड? मैंने बोला है कि ग्रांट को डिविडेंड दो, तुमको तो कुछ पर्पस के लिए दिया है, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, तुमने डिविडेंड दे दिया। बार बार मुन्ना, Santosh Limited received land free cost of from the state government, but it is not recorded in the at all in the books of money as no money has been spent. तुमको क्या समझा था? अगर कोई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट आपको मिलता है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको नॉमिनल वैल्यू में रिकॉर्ड करने का 10, 100, 1000 में रिकॉर्ड कर लेना। इन द लाइट ऑफ एज 12 एग्जामिन वेदर द ट्रीटमेंट ऑफ द बोथ द ग्रांट इज करेक्ट। नो मुन्ना नो, दोनों के दो इनकरेक्ट है। सबसे पहले तो 8 करोड़ जो ग्रांट मिला है, आप इस ग्रांट को फैक्ट्री सेटअप करने के लिए मिला है, आप इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हो डिविडेंड, तो इसको आपको वापस करना चाहिए। गलत है ये, आप कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर रहे हो। संतोष लिमिटेड अगर लैंड उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, तो उसको नॉमिनल वैल्यू में रिकॉर्ड करने चाहिए। लाइक 100 रुपया, ये तो 100 रुपया 10 रुपीज। क्लियर? तो देखो कैसे होगा आंसर, समझ में आया सबको? अब देखो एज पर एज 12 कैसे लिखोगे, देखो अच्छे समझो। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट इज रिसीव्ड for a specific purpose, it should be utilized for the same. So the grant received for setting up a factory is not available for distribution of dividend. किसने बोला था? कौन हरिश्चंद्र ने बोला था कि डिविडेंड में जाके तुम डिविडेंड पे कर दो? किसी ने नहीं बोला था, लॉ में लिखा ही नहीं है स्टोर में। इन द सेकंड केस, even if the company has not spent any money, the acquisition of the land should be recorded in the books of accounts at a nominal value. The treatment of both the element is incorrect. समझा क्या? एकदम क्लियर है मुन्ना, चलो बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करना इसको अच्छे से, इसको करना मुन्ना अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन में आ जाओ, ग्रांट इन द नेचर प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, आई होप सो उसके बाद क्लियर है। अच्छा, इसके बाद और 2 क्वेश्चन है, समझा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा अकाउंटिंग सिखा दूंगा अभी, अकाउंटिंग एंट्री कैसे करते, ठीक है। हाउ डू यू ट्रीट द फॉलोइंग इन द अकाउंट्स ऑफ द इन अकाउंट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट? 35 लाख रिसीव फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू द एम्प्लॉय, ये ऑलरेडी कर चुका है तो देख लेना है, ठीक है। अच्छा, 100 लाख रिसीव फॉर सब्सिडी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिंग अप ए यूनिट इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, द सब्सिडी इज इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर काउंसिल, तो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर देना, सिंपल। एज पर एज 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट,
where the grant are in the nature of promoter contribution, they are given with reference to the total investment in undertaking or by way of contribution towards the total capital outlay and no repayment is ordinarily expected in respect thereof. तो ग्रांट जो है उसको ट्रीट करोगे ऐसे कैपिटलिज्म. इतना कुछ नहीं लिखना है तुमको सिंपल भाषा में लिखना है जैसे मैंने तुमको सिखाया एज पर एज 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट. If the government grants is related in the nature of promoter contribution, then such grant should be credited to the capitalism account. ये लिख दो. So in such case, the amount of rupees 100 lakh should be credited in the capitalism account by following journal entries. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म करके दिखा देना, काम खत्म. इतना हाथी घोड़ा लिखना नहीं है, कुछ भी लिखना नहीं है. मैंने जैसे बताया आपको वैसे लिखना है. As per AS 12 accounting for government grant, if the government grant received in the nature of promoter's contribution, then such grant should be credited to the capital reserve account. Okay, in the given case 100 lakhs received for setting up a factory in the notified backward area and in the nature of promoter contribution, so the amount of 100 lakh should be credited to the capital reserve by the following entry: capital reserve bank account debit to capital reserve. करके खत्म, फुल मार्क्स. क्लियर एकदम भैया, एकदम बढ़िया. लिखा के दे दूं क्या? और लिखा के दे दो. चलो लिखा के दे दो, 2 मिनट लगेंगे मुझे लिखने में. चलो मुन्ना लिख के दे दो. देखो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ मुन्ना, लिख के दे देता हूँ. कैसे लिखोगे? एक प्रैक्टिस करवा के दे दो ताकि मोटिवेशन आ जाए. एज पर एज 12 accounting for government grant, if grant is related to investment in notified backward area and in the nature of promoter's contribution, then such grant, okay, should be credited to capital reserve. समझा? एकदम क्लियर है. In the given case, the subsidy of rupees 100 lakh received for setting up factory in the backward area is in the nature of promoter contribution, is in the nature of promoter's contribution. Hence, rupees 100 lakh should be treated as follows. कैसे ट्रीट करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट जो भी मिला है टू कैपिटल रिजर्व. समझा? एकदम क्लियर है मुन्ना? एकदम क्लियर है भैया. कितना लिखोगे यहाँ पे? 100 lakhs. डन मुन्ना, मैंने आपको लिख के भी दे दिया. अब और क्या बोलूं भैया, मैंने आपको लिख के भी हाथ से दे दिया. आई होप सबको क्लियर है. ठीक है, चलो मुन्ना क्लियर है एकदम. ठीक है, इसको पॉज कर लेना और देख लेना अच्छे से. मैं एक बार दिखा देता हूँ. पॉज कर लो, फोटो उठा लो. ठीक है, अब इसको अच्छे से लिखो, जूम कर लो, जो भी करना करके अच्छे से कंप्लीट कर लेना. ठीक है, इसके बाद देखो और लास्ट क्वेश्चन क्या बचा है. अब लास्ट क्वेश्चन भाई ये एक बार मैं आपको जर्नल सिखा देता हूँ. देखो जर्नल सिखा देता हूँ कैसे जर्नल्स करते हैं. देखो, अ फिक्स्ड एसेट इज परचेज फॉर 20 lakhs, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव टुवर्ड्स इट इज 8 lakh. 20 लाख का एसेट है, 8 लाख का ग्रांट मिला है. रेसिडुअल वैल्यू है 4 लाख, लाइफ है 4 साल का. एज्यूम डेप्रिसिएशन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड. एसेट इज शोन इन द बैलेंस शीट नेट ऑफ द ग्रांट. आफ्टर 1 year ग्रांट बिकम रिफंडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख. 5 लाख रिफंड करवा दिया आउट ऑफ 8 लाख ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशन, पास पेनल्टीज. अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट 2 साल का जनरल करके दे दिया है, जनरल करने के लिए दिया है, तो ऐसा क्वेश्चन है तो क्या कर लोगे तुम लोग? तो कंफ्यूज हो जाओगे. तो भाई मैं आपको सिखा के देता हूँ, आप इसको देख लो अच्छे से. ठीक है, सबसे पहले एसेट जब परचेस कर तो उसका जनरल क्या होगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप. फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक फर्स्ट ईयर में करोगे 20 लाख 20 लाख खत्म. ठीक है, 2 नंबर आ जाओ. ग्रांट 8 लाख का रिसीव हुआ है तो क्या जनरल करोगे? ग्रांट आपको क्या हुआ है यहाँ पे? ग्रांट आपका एसेट के कॉस्ट के साथ एडजस्ट हुआ है तो एसेट को क्रेडिट करोगे.
बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट 8 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर में आप क्या करोगे, देखो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, रेसिडुअल वैल्यू कितना है 4 लाख का, ठीक है, लाइफ ही कितना 4 साल, तो डेप्रिसिएशन कैसे होगा 20 लाख माइनस ग्रांट 8 कर देना माइनस रेसिडुअल वैल्यू 4 कर देना डिवाइड बाई 4 कर देना, तो कितना आएगा देखो 1 लाख, तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन होगा। समझ में आया, ग्रांट को माइनस किया, रेसिडुअल वैल्यू को माइनस किया। तो इधर आ जाओ, प्रॉफिट ऑन डेप्रिसिएशन अकाउंट फिक्स्ड एसेट, यहाँ पे 2 लाख किया है क्या, 20 8 12 4, अच्छा सॉरी माई बैड गाइस, ये 2 लाख होगा, सॉरी ये 2 लाख होगा, सॉरी मैंने 16 सोच लिया। तो डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 2 लाख एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन 2 लाख, ये फर्स्ट ईयर खत्म आपका। अब आफ्टर 1 ईयर बोला है ना, याद रखना क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ लेना, आफ्टर 1 मतलब 1 साल बाद सेकेंड ईयर में 5 लाख रिफंड किया, जैसे रिफंड कर तो कैश जनरल होता है भाई, एसेट के कॉस्ट के साथ एडजस्ट किया था, तो रिफंड करोगे तो एसेट के कॉस्ट को बढ़ा दोगे, तो पीपी अकाउंट फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना होगा 5 लाख। अब देखो डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, एसेट का वैल्यू फर्स्ट ईयर एंड में कितना बचा है, 20 लाख का एसेट था, अच्छे से समझना, टोटल 20 लाख का एसेट था, 8 लाख माइनस करोगे तो 12 लाख बचा, इसमें से डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किया था फर्स्ट ईयर में 2 लाख, तो बचा कितना 10 लाख। तो फर्स्ट ईयर के एंड में 10 लाख का वैल्यू बचा एसेट का, अब 10 लाख का वैल्यू बचा है, 5 लाख रिफंड किया, कितना हो गया 15 लाख, ठीक है चलेगा। एंड उसके बाद कुछ बोला क्या, कितना साल का है 4 साल का, तो अभी भी आपका 3 साल और बचा है, फर्स्ट ईयर तो हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो इससे डिवाइड करोगे कितना का 5 लाख, तो डेप्रिसिएशन रिवाइज कितना होगा 5 लाख, रिवाइज कैरिंग वैल्यू कितना होगा 15 लाख। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, एक सेकेंड रुकना, तो अच्छा सॉरी मेरा ही गलती है, एक सेकेंड, ये 15 लाख है, अरे रेशियो वैल्यू को माइनस करोगे ना, नहीं तो गलत हो जाएगा, 4 लाख माइनस कर दो, डिवाइड बाई 3 करो, याद रखना ये गलती मत करना, वंस यू गेट द रिवाइज्ड, तो रिवाइज वैल्यू है ना, ये तो रिवाइज्ड वैल्यू अब क्या है फिक्स्ड एसेट है, जैसे रिवाइज्ड वैल्यू फिक्स्ड एसेट मिला उसको माइनस करोगे रेसिडुअल वैल्यू से, डिवाइड बाई 3 करोगे जो लाइफ ऑफ ईयर बचा हुआ है, तो 367 आएगा, राउंड ऑफ कर दिया, आप लोग कर सकते हो, ठीक है, पीएलसी डेप्रिसिएशन का 367, दैट्स कंप्लीट गाइस। समझ में सबको क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन देख लो एक बार क्या है, यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है, H12 deals with recognition measurement of the government gun. Please elaborate the parameters which are required to be made before an entity can recognize government gun in the books. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के जाना। तो क्या क्या क्राइटेरिया होता है, एंटरप्राइज विल कंप्लाई विद द कंडीशन अटैच्ड टू इट, ऑलरेडी पढ़ा दिया था शुरू में, एंड ग्रांट विल बी रिसीव, ये आपको एश्योरेंस देता है, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो आप ग्रांट को रिकॉर्ड कर सकते हो। आई होप क्लियर। तो वाह वाह भैया वाह, तो भैया बहुत अच्छे तरीके से ये भाई ने आपके लिए ये सेशन रखा और आपको पूरा अच्छे से क्लियर करवा दिया। अगर आपको ये स्क्रिबल रिविजन बहुत अच्छा लगा होगा विद द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड द रिविजन, तो प्लीज कमेंट करते हुए जाना भैया कि आपको कैसा लगा, एंड आप अपने एग्जाम में ये बोलते हुए जाना कि 100% देना, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों का शेयर करना, अभी भी टाइम है 15 दिन का, वो लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, 1.5 घंटा वीडियो देख के 5 मार्क आ जाएगा तो उससे क्या खराबी है। आई होप सबको क्लियर है। एंड ये नोट्स, ये पीडीएफ क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप ज्वाइन करो और भरपूर इसका एंजॉय करो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो ताबड़तोड़ और एक एज के साथ, जहां पे मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। जय हिंद दोस्तों, अच्छे से रहना, कीप लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।